वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए दोस्तों, सी ए सी एम ए एंड सी एस फाइनल, वेलकम टू मिशन संभव 2.0 जीएसटी चैप्टर वाइज रिवीजन। और आज हमारा रिवीजन का टॉपिक है डिमांड एंड रिकवरी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं कहूँगा कि ये टॉपिक जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि जनरली जीएसटी पढ़ते वक्त आपके आखिरी के टॉपिक्स पे कंट्रोल नहीं होता है। और ये रिवीजन जो है बहुत अच्छे से आपको कनेक्ट कर देगी टॉपिक से। और मैं कहूँगा कि ये चार्ट में से ओके यार, सारे चैप्टर सेक्शंस ये चार्ट में से पढ़ लेना, और कुछ सेक्शंस चार्ट में पढ़ाते पढ़ाते मैं बताऊंगा कि कौन से रेगुलर बुक से आपको रेफर करना है। बस ये चार्ट और एक दो सेक्शन रेगुलर बुक से रेफर कर लेना, दैट्स इनफ। और इसके बाद मेरा क्वेश्चन यार आपने सॉल्व कर लेना है। ओके इनफ, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ पे आपको अच्छा लगे तो आपको करना क्या है, तो आपको लाइक ज़रूर करना है और अपनी कमेंट्स ज़रूर देना है, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों, यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पहली बार ये वीडियो देख रहा होगा, तो हमने मिशन संभव में बहुत सारे टॉपिक्स के रिवीजन वीडियो अपलोड कर दिए हमारे यूट्यूब चैनल पे थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट अमेंडमेंट्स की, मिशन संभव की, साथ साथ में क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट दी हुई है। तो वो डेफिनेटली आपको रेफर करने के लिए इजी हो जाएगी, और उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और आपको हमारा मिशन संभव का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है। तो आपको किस तरह से ग्रुप ज्वाइन करना है और किस तरह से मिशन संभव के लिए रजिस्टर करना है फॉर गेटिंग अपडेटेड मटेरियल, स्पेशली चार्ट बुक एंड अदर जो भी अमेंडमेंट मटेरियल है, तो उसके लिए मेरा पहला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने सब कुछ एक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम रिवीजन में लेंगे, और वो है डिमांड एंड रिकवरी। आर यू रेडी? यस और नो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर आप डिमांड और रिकवरी के चार्ट पे आते हैं, एक मिनट। चलिए, अगर आप डिमांड और रिकवरी के चैप्टर पे आते हैं और ये चार्ट पे आते हैं, चार्ट से कंप्लीट फ्लो समझ लो। ओके, फ्लो समझ लो यहाँ पे स्क्रीन पे। और उसके बाद में आपने भी पढ़ना है, और इसके बाद थेरी समझना बहुत आसान है, ठीक है। देखो, प्रोसीडिंग जो आपके अगेंस्ट में आती है, डिमांड शो कॉज नोटिस में बहुत सी बार वर्ड यूज करता हूँ। तो प्रोसीडिंग कब आपके अगेंस्ट में 73 की लगती है और 74 की लगती है? इसमें उन्होंने वर्ड यूज किया है, पहला नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, पहला वर्ड यूज किया नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। दूसरा वर्ड यूज किया शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। तीसरा इरोनियस रिफंड। और नेक्स्ट रॉन्गली अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो सबसे पहले मेरे साथ लर्न करो, चार ही ऐसी केसेस है जहां पे आपका प्रोसीडिंग जो है 73 74 में होगा। एक बार फिर से मेरे साथ बोलो जोर से, जहां बैठे हो वहां बोलो। ओके, पहला क्या? तो पहला नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, बोलो बोलो, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। दूसरा शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। तीसरा इरोनियस रिफंड, रिफंड लिया और रिफंड इरोनियसली लिया, या फिर रॉन्गली अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो रॉन्गली अवेलमेंट और एंड नहीं है यहाँ पे, और का मतलब बताओगा, और रॉन्गली अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो ये चार केसेस में आपके अगेंस्ट में ओके यहाँ सेक्शन 73 और 74 की केस लग सकती है, और प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में हो सकता है। आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आएगी, और बाद में डिमांड ऑर्डर भी आ सकती है। ओके, तो यहाँ पे शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर, जैसे सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट पेमेंट या नॉन पेमेंट। ओके, सबसे पहला वर्ड यूज करते हैं नॉन पेमेंट। आपने पेमेंट नहीं किया। ओके, आपने पेमेंट नहीं किया मतलब क्या कि आपने उसका टैक्स नहीं दिया है। ओके, तो ये नॉन पेमेंट जो है, ओके, उन्होंने वर्ड यूज किया। सेम इन्होंने शॉर्ट पेमेंट वर्ड यूज किया है कि आपने ओके गवर्नमेंट को दिया पर शॉर्ट पे किया, तो उसका मतलब होता है शॉर्ट पेमेंट। ओके, नेक्स्ट उन्होंने वर्ड यूज किया है इरोनियस रिफंड। मतलब क्या? रूल 89(4), 89(5), ध्यान सुनिएगा, रूल 89(4), 89(5) के रिफंड्स लिए, और रिफंड्स आपने इरोनियस लिए, यानी आपने एक्सपोर्ट किया ही नहीं विद इन 3 मंथ्स, या एक साल में आपने पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लाया नहीं और रिफंड क्लेम कर लिए। 89(4)(4)(b) के अंडर आपने आईटीसी लेके रिफंड क्लेम कर लिए। इन या फिर कहीं पे आपने बर्डन पास ऑन कर दिया, अनजस्ट इनरिचमेंट अप्लीकेबल था, लेकिन आपने फ्रॉड डॉक्यूमेंट देके रिफंड क्लेम कर लिए, यानी जो रिफंड आपको नहीं मिलने चाहिए थे, ओके, वो रिफंड ले लिए। ओके, और रॉन्गली अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, मतलब ओके आपने आईटीसी सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, 20 के हिसाब से नहीं लिए, रॉन्गली अवेल किए या यूटिलाइज किए, तो जहां तक उसको कहा जाएगा रॉन्गली अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी।
ओके तो इंडिया में जब भी कोई सप्लायर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स करेगा, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया उसने, तो उसके अगेंस्ट में ये प्रोसीडिंग लगाई जाएगी और वो प्रोसीडिंग सेक्शन 73 74 की लगाई जाएगी। ओके ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ही समझाया। चलिए बेटा थोड़ा इस वर्ड को ओके डिटेल में डिस्कस करते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। अब ये नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, मतलब आपने क्या सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपने टैक्स पहला टैक्स असेस इन इनवॉइस, टैक्स असेस इन इनवॉइस, उसके बाद में कलेक्टेड फ्रॉम रिसिपिएंट, कलेक्टेड फ्रॉम रिसिपिएंट। तीसरा आपने वो टैक्स जीएसटीआर 1 में भी बताया, जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर्ड। और लास्ट जब आप 3B फाइल कर रहे हो तो पेड टू द गवर्नमेंट, पेड टू द गवर्नमेंट जब आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो। ये पूरी प्रोसेस होती है कि पहले आप इनवॉइस में लगाते हो, फिर बायर से कलेक्ट करते हो। सुनना, ये पूरी प्रोसेस होती है, इनवॉइस में लगाते हो, बायर से कलेक्ट करते हो, जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करते हो इन आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट, और जब जीएसटीआर 3B फाइल करते हो तो गवर्नमेंट को पे कर देते हो। तो नॉन पेमेंट की केसेस क्या हो सकती है, केस 1 केस 1 क्या हो सकती है कि आपने जो आउटपुट टैक्स आपने लगाना चाहिए था, हो सकता है आपने टैक्स असेस किया, कस्टमर से कलेक्ट भी किया, असेस किया, कस्टमर से कलेक्ट भी किया, लेकिन डिक्लेयर भी नहीं किया और पे भी नहीं किया। भाई साहब अगर ऐसी गड़बड़ कर दी तो फिर तो हमारी नोटिस आएगी। हमारी नोटिस भी आएगी। दूसरी बात केस 2, केस 2 क्या हो सकती है, केस 2 आपने टैक्स असेस किया, रिसिपिएंट से कलेक्ट भी किया, जीएसटीआर 1 में बताया भी, जीएसटीआर 1 में बताया, उसको डिक्लेयर किया, और 3B फाइल करने के पहले भाग गए। टैक्स दिया ही नहीं गवर्नमेंट को, ये भी नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, ये भी नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया। केस 3 केस 3 नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, ना आपने असेस किया, ना कलेक्ट किया, ना डिक्लेयर किया, ना पे किया। ये भी नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। सर केस 3 वाला एग्जांपल क्या होगा, केस 3 वाला एग्जांपल मतलब आपको लगा कि आप जैसे एग्जांपल आपका गुड्स नील रेट में, आपको लगा आपका गुड्स एग्जम्पशन में, या आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, आपको पता भी नहीं चला, 20 लाख क्रॉस हो गया, आपको पता भी नहीं चला, और आपने कस्टमर को भी टैक्स नहीं लगाया, आपने इनवॉइस में भी नहीं लगाया, जबकि यू आर लायबल टू पे टैक्स, यू आर टीपी। टीपी मतलब टैक्सेबल पर्सन, यू आर लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, आपको टैक्स देना था, लेकिन आपको समझा ही नहीं कब थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, कब बिजनेस आगे बढ़ गया, या आप समझे थे आपका गुड्स एग्जम्प्ट है, नील है, बाद में पता चला कि उसके ऊपर तो टैक्स लायबिलिटी आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है वो केस जो बोली जाएगी, वो केस यहां पे कि ना तुमने इनवॉइस में लगाया, ना रिसिपिएंट से लिया, ना तुमने जीएसटीआर 1 में दिया, और ना तुमने गवर्नमेंट को पे किया, वो भी नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया। इसी थीम पे अगर मैं चलो शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये समझा क्या बेटा, ये समझा होगा तो 1 टाइप करो फटाफट। शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है कि भाई आपने टैक्स लगाया पर कम लगाया, आपने वैल्यू कम बताई, आपने एडिशनल एक्सपेंसेस लिए सेक्शन 15(2) के, लेकिन आपने नहीं बताया, आपने रूल के हिसाब से सही ढंग से वैल्यूएशन नहीं किया, रूल 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो आपने एज पर रूल से सही ढंग से वैल्यूएशन नहीं किया, अंडर वैल्यूएशन कर दिया और आपने टैक्स कम लगाया, तो आपके केस में नोटिस आएगी, शॉर्ट पेमेंट हुआ। या फिर आपका गुड्स 28% में आपने 18% में डाल दिया, आपने 5% में डाल दिया, 12% में डाल दिया, ये भी शॉर्ट पेमेंट हुआ। ये भी शॉर्ट पेमेंट हुआ, तो इसको कहते हैं शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स या शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर एक वर्ड यूज करेंगे, इरोनियस रिफंड। इरोनियस रिफंड मतलब जो रिफंड आपको दिया गया वो इरोनियस दिया गया, आपको गलत दे दिया गया। जैसे रिफंड की केस देखें तो विच केसेस आर लीडिंग टू रिफंड, अगर आपको वो लिस्ट याद होगी और आप मेरे साथ डेली बेसिस पे पढ़ रहे होगे तो ये चैप्टर पे ग्रिप आएगी, नहीं तो भाई ये चैप्टर पे ग्रिप नहीं आएगी, भूल जाना आपने फिर, ठीक है। बस क्लास हो गया, सुन लिया, प्रवचन हो गया, बात हो जाएगी, सेल्फ स्टडी का नामो निशान नहीं है। तो सेल्फ स्टडी कुछ किया करो भाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिचुएशंस लीडिंग टू रिफंड, एक्सपोर्ट आईजीएसटी का रिफंड, आप एक्सपोर्ट करोगे तो आईजीएसटी का रिफंड है, उसके बाद में जीरो रेटेड सप्लाई की रिफंड है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ई कैश लेजर की रिफंड है, आपको यहाँ पे रॉन्गली पेमेंट की रिफंड है, अपील के ऑर्डर पे रिफंड है, आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया उसकी रिफंड है, आपको डीम एक्सपोर्ट की रिफंड है, आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर की रिफंड है। बहुत सारी ऐसी केसेस है जो लीड्स टू रिफंड है, रिफंड वाउचर की रिफंड है। और आपने समझ लो ZRS का रिफंड क्लेम कर दिया, 89(4)(a)(4)B का रिफंड क्लेम कर दिया, और बाद में पता चला कि आपने गलत क्लेम कर दिया, या आपने डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इंडिचमेंट लगने की वजह से आपने बर्डन पास ऑन कर दिया, फॉर फ्रॉड डॉक्यूमेंट देखिए रिफंड क्लेम कर लिया।
ओके, किसी भी सूरत में आपको जो पैसा दिया गया, रिफंड दिया गया, बाद में पता चला कि गलत दिया गया, तो उसकी भी एक्शन होगी और उसकी एक्शन 73 74 में ही होगी और सेक्शन 73 74 में आपके अगेंस्ट में नोटिस इशू की जाएगी। ओके, डिमांड ऑर्डर इशू की जाएगी, तो वहां 73 74 अपनी बारात लेके आएगा। ओके, इरोनियस रिफंड के केस में। और उसके बाद में रॉन्गली अवेलमेंट, सुनना, रॉन्गली अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन wrongly availment and utilization of ITC। ओके, एंड वर्ड नहीं है, वर्ड है और। ओके, मतलब क्या, अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया, सेक्शन 16 के हिसाब से आपको नहीं मिलता है, या 17 18 जो भी आपको आईटीसी नहीं मिलता है, और अवेल भी कर लिया तो भी नोटिस आ सकती है, और यूटिलाइज कर लिया तो भी नोटिस आ सकती है। ओके, तो यहाँ एंड नहीं है। ओके, मतलब आपने रॉन्गली अवेल कर लिया और यूटिलाइज नहीं किया, लाइक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 53, और आपने कहा कि अभी अवेल तो किया है, नोटिस क्यों दिया भाई? ओके, यूटिलाइज थोड़ी किया अभी तक, देखो मेरा बैलेंस ज्यादा है। नहीं 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 नहीं। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है अवेल भी किया और बाद में डिपार्टमेंट को पता चला कि तुमने गलत ही अवेल किया है, ठीक है ना बाबा, यूटिलाइज नहीं किया होगा पर गलत अवेल किया है, तो आपके अगेंस्ट में नोटिस आ सकती है। ओके, तो ये जो 4 केसेस है बेटा, ये 4 केसेस में आपके अगेंस्ट में नोटिस आ सकती है। समझा होगा? तो फटाफट मेरे साथ पूरे एनर्जी के साथ, ओके, बिंदास टू टाइप करो। चलिए, तो चलो यहां पे थोड़ा फ्लो समझ लेते हैं। तो यहां अगर आप चार्ट पे आते हो तो चार्ट में यहां पे जो है, ओके, ये 4 केसेस में 73 74 में आपकी प्रोसीडिंग ओपन होती है। ओके, 73 की प्रोसीडिंग क्या? तो 73 की प्रोसीडिंग है केसेस अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बोनाफाइड इंटेंशन। भाई गलती हो गई पर बोनाफाइड थी। ओके, जानबूझ के नहीं किया। ओके, इसमें इवेजन का कोई इंटेंशन नहीं था। ओके, इसमें फ्रॉड का कोई इंटेंशन नहीं था। विलफुली मैंने मिसस्टेटमेंट कुछ नहीं किया। ओके, सेपरेशन कुछ नहीं किया। सेक्शन 74 केसेस वेयर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट। ओके, मालाफाइड इंटेंशन, जहां क्लियर इंटेंशन था, कुछ छुपाना है, मालाफाइड इंटेंशन था। ओके, तो अब थोड़ा एक वर्डिंग समझ लेते हैं 73 और 74। ओके, बहुत सी बार क्या होता है कि आपका कम टैक्स गया, गलती से आईटीसी ले लिया गया, पर उसमें इंटेंशन बोनाफाइड था। ओके, मतलब उसमें टैक्स इवेजन का कोई इंटेंशन नहीं था, गलती हो गई भाई। ओके, लॉ निग्लेक्ट हुआ। ओके, नो डाउट निग्लिजेंस ऑफ लॉ इज पनिशेबल। ओके, पर इतना ज्यादा पनिशमेंट मत दो कि ओके मैं यहाँ पे ओके फांसी लगा दूं, इतना ज्यादा तो पनिशमेंट मत दो। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा, ओके, अगर आप देखोगे तो सेक्शन 73 और सेक्शन 74, ओके, 2 प्रोसीडिंग है। अब सेक्शन 73 और 74, ओके, ये दोनों भाई कब लगते हैं, थोड़ा यहां देख लेते हैं। सेक्शन 73 कहता है कि केसेस अदर देन, ये अदर देन को यहां हाईलाइट करना, अदर देन, वो कहते हैं फ्रॉड केस फ्रॉड की नहीं है। ओके, इसमें ओके चीटिंग नहीं है, डिसिट नहीं है। जैसे एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। रिवर चार्ज आपने जीटीए की सर्विस ली और जीटीए की सर्विस में आपने जो फ्रेट पे किया वो रिवर चार्ज में लगता है। ओके, तो आपने रिवर चार्ज में टैक्स नहीं दिया, भूल गया आपका अकाउंटेंट, नहीं दिया, लेकिन आपका फ्रॉड का इंटेंशन नहीं था, कोई फैक्ट सप्रेस नहीं किया आपने। ओके, परचेसेस बताई, जर्नल एंट्री पास की, बुक्स में बताया, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में फ्रेट बताया। ओके, फ्रॉड करना था तो मैं ये सारी चीजें बताता ही नहीं, मैं सभी छुपा देता। ओके, यानी मैंने सारे रिकॉर्ड्स में बताए हुए हैं, सब कुछ बताया हुआ है, पर रह गया टैक्स देना यार। ओके, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, नहीं दिया गया टैक्स, गलती हो गई भाई, लेकिन फ्रॉड नहीं किया। मैं बहुत सी बार जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो ओके, डिपार्टमेंट को क्या, डिपार्टमेंट को तो हर केस फ्रॉड की केस लगती है। ओके, और वो फ्रॉड 74 की नोटिस डालता है। जब लड़ते हैं ओके ऑफिसर के साथ, तो हम ये कहते हैं सर फ्रॉड का इंटेंशन कैसे प्रूव होगा? ओके, जब मैंने रिकॉर्ड्स में बताया हुआ है, ओके, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, हर चीज के एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो फ्रॉड नहीं है, गलती हुई है। तो आप केस 74 में मत लगाओ सर, केस 73 में लगाओ। ओके, 73 में लगाओ। और मैंने ऐसी बहुत सारी केसेस 74 की टर्न किया 73 में। ओके, कि मैंने, क्योंकि डिपार्टमेंट को तो हर केस फ्रॉड ही लगती है, पर फ्रॉड का इंटेंशन कहाँ प्रूव है? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने फ्रॉड किया, ये बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे नहीं है, डिपार्टमेंट पे। अगर डिपार्टमेंट 74 की केस लगा रहा है तो फ्रॉड की केस लगा रहा है, 74 फ्रॉड के केस में लगता है और 73 अदर देन फ्रॉड के केस में लगता है। डिपार्टमेंट अगर फ्रॉड की केस लगा रहा है तो आप डिपार्टमेंट को बिल्कुल पूछ सकते हो, प्रूव करो कि मैंने फ्रॉड किया है। ओके, चोर ने चोरी की, ये चोर नहीं प्रूव करेगा, चोर ने चोरी की है पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा, और पुलिस अगर प्रूव नहीं कर पाए तो वो चोर को छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंसेस। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे सिचुएशन में मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं यहां पे, ओके, अगर आपके रिकॉर्ड्स क्लीन है, सारा कुछ चीजें ओके ओपन है, आपने कोई इंटेंशन नहीं किया, पर गलती से टैक्स पे नहीं हो पाया, गलती से इरोनियस रिफंड आया, या गलती से आईटीसी लिया गया, पर उसमें ओके बोनाफाइड इंटेंशन था, तो केस 73 में लगेगा। ओके, और अगर यहाँ पे रीजन ऑफ फ्रॉड होगा, ओके, बाय रीजन ऑफ, देखो
यहाँ पे बाय रीजन ऑफ फ्रॉड होगा, विलफुल मिसस्टेटमेंट होगा, यानी आपने जानबूझ के गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, स्टेटमेंट गलत दिए, या ओके भाई टैक्स बचना चाहिए इसलिए आपने फैक्ट सप्रेस कर दिए। जैसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ फैक्ट सप्रेस करने के। ओके रिवर चार्ज आता है फ्रेट पे, क्योंकि जीटीए की सर्विस थी, तो लोग क्या करते हैं उसको कैसे गलत स्टेटमेंट दे देते, गलत सप्रेस कर देते फैक्ट्स, वो फ्रेट नहीं बताते ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेस में इंक्लूड कर लेते हैं। ओके मतलब कहीं पे भी वो फ्रेट के फिंगरप्रिंट्स नहीं लगेंगे, फ्रेट के फिंगरप्रिंट्स नहीं लगेंगे, परचेस में इंक्लूड कर देंगे, और परचेस में इंक्लूड करके बेटा ओके विंडो ड्रेसिंग कर देंगे। ये होता है सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स, कि आपने विंडो ड्रेसिंग कर दिया, आपने कहीं बताया नहीं, फैक्ट्स ही सप्रेस कर दिए। आपको आपने इनवॉइस इशू किए पर रिकॉर्ड्स में नहीं बताया, फैक्ट सप्रेस कर दिए। ओके तो ऐसे सिचुएशन में इनवॉइस बदल दिए। ओके ऐसे होते हैं। तो अगर आपका फ्रॉड का इंटेंशन है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है, या विलफुल सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स है, ओके मलाफाइड इंटेंशन है, तो 74 का केस लगेगा। ओके तो ये था रिगार्डिंग टू 73 एंड 74 का केस। अब पहले मैं एक फ्लो कंप्लीट करता हूं, उसके बाद हमें थ्योरी पढ़ना आसान जाएगा कि 73 का क्या फ्लो है, कि ओके यहाँ पे, और ये केस कब लगती है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ 73 कहता है कि अगर आपने नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, इरोनियस रिफंड, रॉन्गली अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी होगा, तो आपको, और ये डिपार्टमेंट को पता चला, तो डिपार्टमेंट की आपको शो कॉज नोटिस आएगी। यहाँ एससीएन मतलब ओके शो कॉज नोटिस लिख लेना, एससीएन मतलब शो कॉज नोटिस, डिपार्टमेंट की शो कॉज नोटिस आएगी आपको। ओके अगर डिपार्टमेंट को पता चला तो। ओके अब डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा, तो डिपार्टमेंट असेसमेंट करेगी, स्क्रूटिनी असेसमेंट करेगी। ओके ध्यान सुनना, असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट करेगी, ओके वेरिफिकेशन करेगी। ओके तो जैसे असेसमेंट, रीअसेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट, ये सेक्शन में ओके हम देखेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, डिपार्टमेंट को पता चला, इन्वेस्टिगेशन किया, इंस्पेक्शन किया, ओके जो भी कुछ यहां पे करना था डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट में किया, असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशन, उनको पता चला कि आपने टैक्स कम कर दिया, पे किया है, तो डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस देगा। एक ये कि डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस देके डिमांड ऑर्डर फिक्स करेगा। लेकिन दूसरा क्या ऑप्शन है, ओके अगर आपको डिपार्टमेंट की नोटिस आने के पहले, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ओके डिपार्टमेंट की नोटिस आने के पहले आपको ही समझ गया कि आपने टैक्स कम पे किया। ओके अभी मेरे को समझ गया, मैंने जब बुक, अभी इंटरनल ऑडिट में कुछ ऐसी चीजें आ गई सामने, रिवर्स चार्ज वाली चीजें आ गई। ओके जैसे डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज है। ओके या कुछ ऐसी चीजें है कि रह गया पेमेंट करना और हमको ही समझ गया, नोटिस अभी तक आई नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में ओके गवर्नमेंट ने वॉलंटरी पेमेंट का भी ऑप्शन दिया, वो सेक्शन 73(5) में दिया। पूरा फ्लो समझ लो, बाकी सब सेक्शन बाद में देखेंगे, सब सेक्शन बाद में देखेंगे, पहले पूरा फ्लो समझ लो। तो ऐसे सिचुएशन में आप वॉलंटरी भी पे कर सकते हो और नोटिस से बच सकते हो। मैं तो ऑलवेज सजेस्ट करता हूं क्लाइंट को कि वॉलंटरी पे कर दो और नोटिस से बच जाओ भाई। क्यों सर? ओके नोटिस से बचना ये सबसे अच्छा है, क्योंकि एक बार कभी अगर आपके अगेंस्ट में नोटिस लगी तो आप डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में आ गए, और डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में आ गए तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए फिर आप पे ज्यादा ध्यान जाता है डिपार्टमेंट का, क्योंकि रिकॉर्ड में आ गया तो हाँ ओके यहाँ पे फिर बार बार ध्यान जाता है आपकी तरफ डिपार्टमेंट का, उनके रिकॉर्ड में आते ही क्यों। जैसे ओके यहाँ पे क्लास चालू है और एक यहाँ पे एक बार कोई मस्ती कर रहा है यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए कोई मस्ती कर रहा है और एक बार उसका नाम मेरे ख्याल में आ गया, तो वो मेरे नोटिस में आ गया, वो मेरे नोटिस में आ गया, फिर वो जो है ओके फिर वो ग्रुप का चौधरी हो ओके या कोई भी हो, तो ऐसे केस में ओके एक बार अगर वो मेरे नोटिस में आ गया तो फिर ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता है, तो क्यों आते हो, फिर उसको यहाँ पे पनिशमेंट भी मिल सकती है, उसको कुछ भी हो सकता है। तो इन सिंपल वर्ड में यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ कि नोटिस को रोक दो, वॉलंटरी खुद पे कर दिया तो ज्यादा अच्छा। ओके यहाँ पे वॉलंटरी खुद पे कर दिया तो ज्यादा अच्छा। तो इन शॉर्ट वॉलंटरी पेमेंट का ऑप्शन है। ओके अगर डिपार्टमेंट को पता चला तो नोटिस भी आ सकती है। पहले मैं वॉलंटरी पेमेंट समझा देता हूँ, इवन दो वो 73(5) है पर वॉलंटरी पेमेंट समझा देता हूँ। वॉलंटरी पेमेंट क्या है बेटा, तो वॉलंटरी पेमेंट यहाँ पे टैक्स प्लस इंटरेस्ट, मतलब आपको अगर खुद देते हो तो आप पेनल्टी बचा सकते हो। ओके वॉलंटरी देते हो तो सिर्फ आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर केस बोनाफाइड केस होगी, बोनाफाइड इंटेंशन होगा, आपका शॉर्ट पेमेंट हुआ होगा, नॉन पेमेंट हुआ होगा, रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी हुआ होगा, तो सिर्फ इंटरेस्ट दे दो या टैक्स दे दो, बात को खत्म करो। ओके असर्टेन बाय टैक्स पेयर और प्रॉपर ऑफिसर, मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ओके ये असर्टेनमेंट खुद टैक्स पेयर कर सकता है या वो ऑफिसर के पास जा सकता है कि सर मेरे से गलती हो गई, नोटिस मत देना प्लीज प्लीज, नोटिस मत देना, आप बता दो कितना पे करना है, मेरा कोई यहाँ पे मलाफेड इंटेंशन नहीं था, आप बता दो कितना पे करना है, मैं पे कर देता हूँ। ऑफिसर असिस्ट करते हैं, अगर रियली ये बोनाफाइड इंटेंशन होता है और उसके वजह से आपने टैक्स कम पे किया तो ऑफिसर आपको असिस्ट करते हैं कि ठीक है मैं नोटिस नहीं देता हूँ, ओके तू इतना पे कर दे, बात को खत्म कर दे, मुझे पेमेंट का चालान बता दे, तो आपको वो टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दो और इन्फॉर्म टू द प्रॉपर ऑफिसर, फुल पेमेंट इन्फॉर्म टू द प्रॉपर ऑफिसर, शो कॉल नोटिस शैल नॉट बी इशूड, आपके अगेंस्ट में कोई नोटिस नहीं आएगी। ओके आपके अगेंस्ट में कोई नोटिस नहीं आएगी।
लेकिन अब जो वॉलंटरी पेमेंट का कैलकुलेशन आप कर रहे हो और वो वॉलंटरी पेमेंट ही शॉर्ट हो गया भाई साहब, ओके, ऑफिसर ने कहा चल तू वॉलंटरी इतना तेरा 10 लाख बनता है, ओके, तूने शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट या रॉन्गली अवेलमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी किया हुआ है और तेरा 10 लाख बनता है, चल पे कर दे 10 लाख, और तुम 10 लाख नहीं पे कर पाए, शॉर्ट कर दिए, 5 लाख की पे किया, भाई साहब पहले तो वॉलंटरी है उसमें भी शॉर्ट दे रहे हो, तो अगर तुमने वॉलंटरी और वॉलंटरी शॉर्ट होगा तो फिर आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आएगी। आई रिपीट, फिर आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आएगी। ये वाला पॉइंट समझा क्या? वही वाला पॉइंट समझा होगा तो फटाफट वन टाइप करो। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे समझ लो आपने वॉलंटरी पेमेंट नहीं किया, आपको पता ही नहीं चला, ओके, आपने वॉलंटरी पेमेंट नहीं किया और इन बिटवीन डिपार्टमेंट की स्क्रूटिनी होगी, ओके, स्क्रूटिनी असेसमेंट हो गया, समरी असेसमेंट हो गया, ओके, यहाँ पे या फिर इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन हो गया, सर्वे हो गया, वॉट एवर इट में भी, ओके, तो वॉट एवर इट में भी, तो ऐसे सिचुएशन में ओके, और उनको पता चल गया तो फिर वो देंगे शो कॉज नोटिस। अब ये शो कॉज नोटिस का टाइम लिमिट क्या है देखो, ओके, ये शो कॉज नोटिस का टाइम लिमिट है, टाइम फॉर शो कॉज नोटिस 3 मंथ्स बिफोर द लास्ट डे ऑफ डिमांड ऑर्डर, लास्ट डे ऑफ डिमांड ऑर्डर, ओके, और डिमांड ऑर्डर मतलब यहां सिर्फ समझ लो 2 years 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ AR, DD मतलब ड्यू डेट, DD मतलब ड्यू डेट और AR मतलब एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न। अब थोड़ा इस कंसेप्ट को समझ लो, ओके, 2 years 9 months, इस कंसेप्ट को समझ लो, ओके, ये कॉन्सेप्ट में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जैसे लॉ ये कहता है कि केसेस अगर केसेस अदर देन फ्रॉड है, केसेस अदर देन क्या बेटा? फ्रॉड है, तो आपकी केसेस अगर अदर देन फ्रॉड होगी तो आपका फिनेंशियल ईयर ले लो, एग्जांपल लेते हैं, फिनेंशियल ईयर था मेरा, पुराना कोई ईयर लेते हैं 18-19, फिनेंशियल ईयर 18-19 आपका था, ठीक है, और आपने इस ईयर में कोई शॉर्ट पेमेंट किया होगा, नॉन पेमेंट किया होगा, या शॉर्ट पेमेंट किया होगा, या ईआर होगा, इरोनियस रिफंड होगा, या रॉन्ग आईटीसी होगा, ओके, आपका रॉन्ग आईटीसी होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, ओके, और इसका आपने ओके एनुअल रिटर्न भी फाइल कर दिया वॉट रेट में भी। अब इस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न की डेट क्या होती है? तो इस फाइनेंशियल ईयर की ड्यू डेट आपने कब फाइल किया वो नहीं, ओके, ड्यू डेट क्या होगी? तो ड्यू डेट होगी 31 दिसंबर, AR की ड्यू डेट होगी 31 दिसंबर, ओके, 2019, 31 दिसंबर 2019 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर केस अदर देन फ्रॉड होगा तो ऑफिसर इस फाइनेंशियल ईयर की केस उसके AR की ड्यू डेट से 3 साल में वो ओपन करके, ओके, 3 इयर्स का टाइम दिया उनको, ओके, ऑफिसर को, और 3 साल में वो केस ओपन करके उसका DO इशू करेगा, DO मतलब डिमांड ऑर्डर इशू करेगा, ओके। अगर उसके एनुअल रिटर्न की डेट से 3 साल हो गए और केस अदर देन फ्रॉड है और 3 साल हो गए और डिपार्टमेंट का कोई एक्शन नहीं हुआ तो अब भगवान भी आपके अगेंस्ट में टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता। इसलिए ओके, कोई शॉर्ट पेमेंट हुआ अदर देन फ्रॉड हुए तो एनुअल रिटर्न की डेट से 3 साल तक का ही डर रहता है, क्योंकि 3 साल में ही ऑफिसर केस ओपन कर सकता है, ओके। अगर वो 3 साल में कोई DO फाइनल नहीं करता है तो इसको एक्सटेंशन भी नहीं है, इसको फिर भूल जाओ मतलब क्या कि अब डिपार्टमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, डिपार्टमेंट क्या भगवान भी कलेक्ट नहीं कर सकता, ओके। तो बस ये 3 साल ओके थोड़ा डर रहता है, पर डर क्या, वो तो अदर देन फ्रॉड है, ओके, डर वहां रहेगा जहां फ्रॉड है, तो 3 साल में केस ओपन करेगा। ये समझ गया क्या? 3 समझा, ओके, 3 ये समझा होगा तो बराबर 3 टाइप करो, तो ओके 3 साल में उसने DO दे देना चाहिए, डिमांड ऑर्डर दे देना चाहिए। तो पर ओके, एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इंडिया का कोई भी लॉ हो, ओके, जब भी कोई ऑर्डर देना है, ऑर्डर के पहले जाती है शो कॉज नोटिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, ओके, ऑर्डर के पहले जाती है शो कॉज नोटिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट, ठीक है। तो यहां पे 3 इयर्स जो डिमांड ओके DO फाइनल होना चाहिए, ये बाय सेक्शन दिया है, ओके। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे कुछ पीरियड में ऐसा किया है कि AR की डेट एक्सटेंड की है, AR की डेट, ओके, हाँ, कुछ फाइनेंशियल ईयर के आप देखोगे तो AR की डेट एक्सटेंड की, इनके पास DO का टाइम पीरियड एक्सटेंड करने का पावर नहीं है, पर इनके पास AR की डेट एक्सटेंड करने का पावर है। तो ये क्या गवर्नमेंट बहुत सी बार चालाकी क्या करती है, ओके, DO तो एक्सटेंड नहीं कर सकती, ये 3 साल फ्रॉम AR डेट, तो AR की डेट को एक्सटेंड कर दो, AR की डेट को एक्सटेंड कर दिया तो ऑटोमेटिक DO की डेट एक्सटेंड हो जाती है, मेरा पॉइंट समझा गया आपको, ओके, व्हाट यू रीड में भी।
पर कोई भी ओके आपके अगेंस्ट में एक्शन लेना है, सुनना, कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट में लेना है तो आपको उसकी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी शो कॉज नोटिस देना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि एनी डिमांड ऑर्डर विदाउट शो कॉज नोटिस, सुनना मेरी बात, एनी डिमांड ऑर्डर विदाउट शो कॉज नोटिस इज वॉइड एब इनिशियो। आप डायरेक्ट डीओ कभी नहीं दे सकते विदाउट शो कॉज नोटिस, ठीक है। तो लॉ ये कहता है, सेक्शन 73 कहता है कि अगर आपका शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट होता है तो आपकी नोटिस आपके डीओ के 3 महीने पहले चली जानी चाहिए। ओके नोटिस ओके डीओ के 3 महीने पहले तक चली जानी चाहिए। तो मतलब आपकी नोटिस 2 years 9 months में ओके इशू होनी चाहिए और बाद में डीओ फाइनल होना चाहिए। अब 2 years 9 months ये लास्ट डेट है, आप नोटिस पहले भी दे सकते हो, ओके अरे नोटिस तो आप 10 दिन बाद भी दे सकते हो, 31 दिसंबर 2019 ड्यू डेट थी, उसके 10 दिन में शो कॉज नोटिस दे सकते हो, उसके बाद भी दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड है अदर देन फ्रॉड में नोटिस इशू करने का 2 years 9 months, ओके और उसके बाद में डीओ का टाइम पीरियड है 3 years, ओके यहां पे 3 years। ये समझ में आया क्या आपको? तो जहां तक देखा जाए तो आपकी शो कॉज नोटिस जो आएगी वो शो कॉज नोटिस ओके 2 years 9 months में आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट आपको क्या इशू करेगा बेटा? शो कॉज नोटिस। अच्छा शो कॉज नोटिस में क्या वो स्पेसिफाई करेगा कि आपका कितना टैक्स है, जितना शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट इरोनियस रिफंड या फिर आईटीसी का, प्लस उसका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 51 में या 53 में जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, और उसकी पेनल्टी कितनी रहती है? तो पेनल्टी मैं आगे बताऊंगा 10% और 10,000, ओके 10% और 10,000 विच इज हायर मैं आगे बताऊंगा। तो ऐसी शो कॉज नोटिस आपको आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे 2 years 9 months कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, हमारे रेगुलर नोट्स है। यस तो ये एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, समझ लो फाइनेंशियल ईयर है 18-19, डेट ऑफ एनुअल रिटर्न है आपका, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न यानी आपका एनुअल रिटर्न आ रहा है, ओके और अज्यूम करते हैं कि एनुअल रिटर्न का कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो 31 दिसंबर 2019 ये डेट ऑफ आपका एनुअल रिटर्न है, ओके तो आपको बताना है कि ओके आपकी शो कॉज नोटिस विद इन टाइम है या नहीं है, आपकी शो कॉज नोटिस विद इन टाइम है या नहीं है। ओके चलो इधर ध्यान दो, जनवरी 2020 में शो कॉज नोटिस दी, जनवरी 2020 में, और डिमांड ऑर्डर नवंबर 2020 में दे दिया। ओके मुझे ये बताओ ओके 2 years 9 months से मैक्सिमम पीरियड है, अब हमारा 31 दिसंबर 2019 को एनुअल रिटर्न चले गया होगा या मेरी ड्यू डेट है, मैंने पहले भी दे दिया होगा एनुअल रिटर्न, तभी मेरा कैलकुलेशन ड्यू डेट से ही होगा, ठीक है। तो अब जहां तक है यहां से आपको 2 years 9 months में कभी भी नोटिस दो, तो मुझे आपने जनवरी में दे दी, भाई साहब इतनी जल्दी अगले महीने में दे दी नोटिस, अलाउड है 2 years 9 month में कभी भी नोटिस दो, और नोटिस देने के बाद आप 3 साल के अंदर कभी भी डीओ दो, 3 साल के अंदर कभी भी डीओ दो। तो नोटिस जनवरी में दे दी और डीओ जो है वो नवंबर में दे दिया, विद इन टाइम है। ओके तो यहां आप लिख सकते हो SCN एंड डीओ विद इन टाइम, विद इन टाइम। ओके रिमार्क में लिख सकते हो SCO एंड डीओ दोनों भी टाइम में, रिमार्क में आप लिख सकते हो SCN विद इन 2 years and 9 months, 2 साल 9 months के पहले है, एंड डीओ विद इन ओके 3 years, आपका डीओ विद इन 3 years है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड, आपकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट 31 दिसंबर थी, जुलाई 2021 में नोटिस आई। अच्छा यहां से 2 years 9 months कब तक होते हैं देख तो लेते हैं। ओके बताओ 2 years 9 months कब होते हैं? तो 2 years 9 month यहाँ पे तो 2020 2021 और सितंबर 2022 आएगा। यस शो कॉज नोटिस आपका 30 सितंबर 2022 आएगा, बराबर है ना 2 years 9 months, और डीओ आएगा आपका 31 दिसंबर 2022, 31 यहाँ तक डीओ चले जाना चाहिए, ठीक है। तो डेट तो मिल गई मुझे, कट ऑफ डेट जुलाई में नोटिस है, दिसंबर में, दिसंबर एक मिनट आपकी नोटिस जुलाई 2021 में है, पहले नोटिस विद इन टाइम है, और डीओ आपका दिसंबर 2022 में है, वो भी विद इन टाइम है क्योंकि आपका डीओ दिसंबर 2010 में, तो आपकी नोटिस 2 साल 9 महीने में चली गई, और आपका डीओ जो है ओके डीओ भी 3 साल के अंदर चले गया। ओके तो सेम आपका
यहाँ पे भी आंसर सेम आएगा। ओके, शो कॉज नोटिस और डीओ विद इन टाइम है आपका। ओके, तो आपकी प्रोसीडिंग सही चल रही है। थर्ड, नोटिस सितंबर 2022 में, सितंबर तक हमारे पास टाइम था, मतलब नोटिस विद इन टाइम है, और डीओ नवंबर 2022 में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डीओ के लिए टाइम पीरियड 31 दिसंबर था, उसके पहले है, तो सेम। ओके, आपका नोटिस टाइम पीरियड में है। ओके ओके, यहाँ पे नोटिस भी 2 साल 9 महीने में और डीओ भी 3 साल के अंदर है। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला समझना। नोटिस नवंबर में, जबकि ओके नोटिस का टाइम पीरियड जो था, ओके यहाँ पे 30 सितंबर था, और डिपार्टमेंट ने नोटिस नवंबर में दे दी और डीओ दिसंबर में दिया, विद इन टाइम दिया डीओ, लेकिन नोटिस नवंबर में दे दी। नाउ भाई साहब, नोटिस नॉट विद इन टाइम, एससीएन नॉट विद इन टाइम। एज अ काउंसलर, ओके, आप क्लाइंट को बचा लो अब। ओके, जैसे ही नोटिस आती है, पहला काम आपका ये रहता है कि नोटिस वैलिड नोटिस है या नहीं है। ओके, मैं ऐसा बहुत बार कहता हूं, पहले नोटिस बता, और नोटिस के कैलकुलेशन करते हैं। अगर तेरी नोटिस 2 years 9 months में होगी तो वैलिड नोटिस है, तो फिर आगे बात करेंगे। ओके, मेरी एक केस में ऐसा ही हुआ कि नोटिस का टाइम पीरियड 2 years 9 months के बाद हुआ, तो मैंने वहां जाके कहा इनवैलिड नोटिस है, कुछ नहीं हो सकता अब तेरे अगेंस्ट में, डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ जाके बोल देंगे नोटिस ही इनवैलिड है, नोटिस ही इनवैलिड है, बात खत्म। क्योंकि टाइम पीरियड निकल गया। अगर नोटिस ही इनवैलिड है तो क्वेश्चन ऑफ डिमांड ऑर्डर डज नॉट अराइज। ओके, तो यहाँ पे ओके इनवैलिड नोटिस आएगा। ओके, इनवैलिड नोटिस आएगा, इनवैलिड एससीएन, हेंस डीओ भी इनवैलिड हो जाएगा, डीओ भी इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि नोटिस ही इनवैलिड हो गई। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं टाइम बार्ड नोटिस, एक वर्ड अच्छा है, टाइम बार्ड हो गया नोटिस का। ओके, चलिए, नोटिस अगस्त में आई, यानी नोटिस विद इन टाइम आई, पर डीओ आपका जनवरी 23 में चले गया, ये भी टाइम बार्ड हो गया। ओके, यहां पे शो कॉज नोटिस विद इन टाइम है। ओके, शो कॉज नोटिस विद इन टाइम है, पर डीओ टाइम बार्ड हो गया, डीओ टाइम बार्ड हो गया। और अगर डीओ टाइम बार्ड हो जाता है तो नो एक्शन, आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होगी, कोई टैक्स कलेक्शन नहीं होगा। ये टेबल समझा क्या बेटा? अगर ये टेबल समझा होगा तो फटाफट टी टाइप करो। ओके, डीओ टाइम बार्ड हो गया, तो ये टेबल समझा होगा तो फटाफट टी टाइप करो। बोलो फटाफट, यहां पे समझा क्या ये टेबल? चलो बेटा, आप चार्ट में आते वापस और कंटिन्यू करते हैं। तो चलो, आपको शो कॉज नोटिस आ गई, तो शो कॉज नोटिस सेक्शन 73 में, ओके, यहाँ पे 2 years 9 months में फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, या फिर आपने वॉलेंट्री पेमेंट किया होगा और वॉलेंट्री पेमेंट शॉर्ट किया होगा, तो आपको शो कॉज नोटिस आएगी। ठीक है, तो इफ शो कॉज नोटिस इश्यूड फॉर अर्लियर पीरियड एंड सम डिफॉल्ट फॉर अदर पीरियड, इश्यू अ स्टेटमेंट फॉर द पीरियड। ये स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लो। आपको यहाँ पे 18-19 की शो कॉज नोटिस आई और सेम शॉर्ट पेमेंट आपने 19-20 में किया। सुनना, सेम शॉर्ट पेमेंट आपने 19-20 में किया, ओके, सिमिलर शॉर्ट पेमेंट, तो फिर आपको वापस शो कॉज नोटिस नहीं देते हैं। ओके, अब उसका कनेक्टेड स्टेटमेंट दे देते हैं। ओके, यानी यहाँ पे अब फिर से शो कॉज, व्हाई नॉट टू, इतना डिटेलिंग नहीं करते, क्योंकि शो कॉज नोटिस ऑलरेडी उस मैटर पे जा चुकी है और दूसरे टैक्स पीरियड में भी उसने सेम शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट किया होगा, तो उसका स्टेटमेंट आ जाता है फॉर अदर पीरियड, जहां ग्राउंड आर सेम, जहां हाँ पर ग्राउंड सेम होना चाहिए। यानी अभी भी जो शॉर्ट पेमेंट हुआ वही रीजन है जो हमने पहले शो कॉज नोटिस में दिया, तो आपका स्टेटमेंट वो इशू करके आपको दे देंगे। चलिए, तो अब यहां पे शो कॉज नोटिस है, अब क्या होगा? अब शो कॉज, अभी तक एक्शन नहीं लिया, गवर्नमेंट ने पूछा शो कॉज आपके अगेंस्ट में एक्शन क्यों ना ले। अब शो कॉज नोटिस आने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट मेंशन इन शो कॉज नोटिस इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 days, अगर आप ये पेमेंट 30 days में कर देते हो ऑफ एससीएन शो कॉज नोटिस से 30 days में कर देते हो, तो ओके, और आपको 30 days में सिर्फ कितना देना है? टैक्स और इंटरेस्ट, सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट देना है 30 days में नोटिस से, और आपने टैक्स और इंटरेस्ट दे दिया 30 days में, ऑल प्रोसीडिंग विल बी कंक्लूडेड। मतलब क्या? अगर केस बोनाफाइड इंटेंशन का होगा, मतलब अदर देन फ्रॉड का होगा, और आपके अगेंस्ट में नोटिस आ चुकी है, तो अभी डरो मत। नोटिस से 30 दिन के अंदर सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दो, सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दो, 30 दिन के अंदर आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग कंक्लूड कर दी जाएगी, कोई ऑर्डर नहीं आएगा और कोई भी अदर एक्शन नहीं ली जाएगी। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैं बहुत सी बार क्लाइंट जब आते हैं नोटिस लेके, तो मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों आगे बढ़ना। ओके, तो एक काम कर, डीओ को मत आने दे, नोटिस के 30 दिन में पैसा दे दे। ओके, तो सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड कर ले, आगे खींच मत के इसको। ओके, तो ये अच्छा ऑप्शन है। यानी आपको वॉलंटरी का भी ऑप्शन दिया है कि भाई वॉलंटरी दे दो,
चलो वॉलंटरी नहीं देते हो, शो कॉज नोटिस आ गई तो शो कॉज नोटिस के 30 दिन में दे दो, चल खत्म कर बात को, 30 दिन में दे दे शो कॉज नोटिस के, ना ऑर्डर देंगे, ओके, ना तारीख पे तारीख होगी, ओके, ना कोई प्रोसीडिंग तेरे अगेंस्ट में होगी, ओके। लेकिन तुमने नोटिस के, सॉरी बेटा, लेकिन तुमने नोटिस के 30 डेज में भी नहीं दिए, ओके, एंड रिप्रेजेंटेशन इज गिवन इन हिज डिफेंस, आपने 30 डेज में पेमेंट नहीं किया टैक्स और इंटरेस्ट, और आपने रिप्रेजेंटेशन दिया, तो फिर ठीक है, आपके रिप्रेजेंटेशन पे ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड होता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर वो अपनी डीओ फाइनल कर देगा, डिमांड ऑर्डर आपके अगेंस्ट में फाइनल कर देगा कि भाई इतना तुम्हें टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है। और अगर उसने डीओ फाइनल कर दिया फॉर द केसेस अदर देन फॉर, जो ओके डीओ फाइनल करेगा विद इन 3 इयर्स, कितने साल में फाइनल करेगा, विद इन 3 इयर्स, अगर उसने डीओ फाइनल कर दिया आपके अगेंस्ट में भाई साहब, तो फिर आपको लायबिलिटी जो डीओ की रहेगी वो आपका जो टैक्स, जो शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट हुआ, प्लस इंटरेस्ट सेक्शन 50 के हिसाब से, और पेनल्टी 10% ऑफ टैक्स, ध्यान से देखना, ओनली टैक्स की पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट की नहीं, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, ओके, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, इतनी पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो ये पेनल्टी, और ऑर्डर आ गया कि पेनल्टी फिक्स हो गई। हाँ, आप ये 10% और 10,000 ये पेनल्टी बचा सकते हो अगर आप नोटिस के 30 दिन में दे देते हो, ओके, या फिर आप जो है वॉलंटरी दे देते हो। पर ओके, बोलो मेरे एक साथ, मेरे साथ एक बार फिर से, एक बार 73 का ऑर्डर आ गया, बोलो, एक बार 73 का ऑर्डर आ गया तो फिर पेनल्टी कंपलसरी है, ओके, पेनल्टी इज पेबल irrespective of fact that whether amount of tax or interest is paid within 30 days from the date of communication of order। अगर मतलब मेरा ये कहना है कि आपने कहा सर ऑर्डर दे दिया मैं 30 दिन में दे देता हूं, नहीं, एक बार ऑर्डर आ गया, ओके, जो 30 दिन वाला ऑप्शन था वो नोटिस पर था, ऑर्डर पे नहीं था, एक बार ऑर्डर आ गया दैट्स फाइनल, आपको ये पेनल्टी मैंडेटरीली लगेगी, आई रिपीट द वर्ड मैंडेटरीली लगेगी, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच इज हायर, ये आपको देना ही पड़ेगा। ये समझा नहीं समझा, ये समझा होगा बेटा, ओके। तो यहां पे मैंडेटरी का एम टाइप करो, मैंडेटरी का एम टाइप करो, डन, ओके। ये तो था केस 73 का। अब आते हैं सेक्शन 74 में। 74 में केस अगर फ्रॉड का है, ओके, नहीं, क्लियर है कि आपने फ्रॉड किया है, आपने फैक्ट सप्रेस किए, आपने गवर्नमेंट के साथ चीटिंग की है, पकड़े गए हैं, आपको टैक्स देना है और फ्रॉड की केस है। तो अगर ये फ्रॉड की केस है तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, फ्रॉड की केस होगी तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है ओके आपके अगेंस्ट में नोटिस देगी। लेकिन एक अच्छी बात आपको बताता हूं, और ये ध्यान रखना जीएसटी में ऑफिस में, और वो क्या, वो ये कि आपने अगर फ्रॉड किया और आपको आपको नोटिस आने के पहले आपको डर लग रहा है कि नहीं यार नोटिस आ जाएगी फिर मुश्किल हो जाएगा, ओके, डर लग रहा है, और आप वॉलंटरी देना चाहते हो, पर वॉलंटरी में लोग कहते हैं, मेरे पास आते हैं क्लाइंट ऐसे, ओके, कि सर हमने फ्रॉड किया है, क्लियर है, पर नोटिस नहीं आए अभी तक, मुझे देना है सर, ओके, ऊपर जाने के पहले सारे अपने पाप क्लियर करना है, धोना है, समझ में आ रहा है, ओके, मुझे देना है सर, वो मैं डर की जिंदगी नहीं चला सकता, मैं वॉलंटरी देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है आपको, क्योंकि बेटा ये रेवेन्यू लॉ है, ये कोई ओके क्रिमिनल लॉ थोड़ी है कि तुमने यहाँ पे टैक्स नहीं दिया फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा नहीं है। या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करना है, इसलिए सेक्शन 74 में गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है। और ओके आप भी क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो कि देख भाई तेरे को डर लग रहा होगा, ओके तुझे पता है तूने फ्रॉड किया होगा, तो बेटर वे नोटिस आने के पहले वॉलंटरी दे दे। अगर वॉलंटरी वो दे देता है, ओके, वॉलंटरी पेमेंट हो जाता है बिफोर शो कॉज नोटिस, सुनिएगा, वॉलंटरी पेमेंट हो जाता है बिफोर शो कॉज नोटिस, तो उसका जो टैक्स उसने नहीं दिया प्लस उसका इंटरेस्ट, और उसको पेनल्टी सिर्फ वॉलंटरी पे करते हो पेनल्टी से 15% ऑफ टैक्स देनी पड़ती है। पेनल्टी तो देनी पड़ेगी ना भाई, फ्रॉड किया है, पर चलो 15% ही देनी पड़ेगी वो, ओके। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ओके, केसेस अदर देन फ्रॉड की होगी तो यहाँ वॉलंटरी में पे कर दूं तो यहाँ पेनल्टी नहीं है, पर यहां पे पेनल्टी है क्योंकि फ्रॉड है, कुछ तो पनिशमेंट लगाएंगे, ओके, तो 15% ऑफ उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो वॉलंटरी पे करता है, ओके, फुल पे करता है, फुल पेमेंट, इन्फॉर्म टू द ऑफिसर, ऑफिसर को बोल देगी सर मैंने किया था फ्रॉड, आप नोटिस मत दो, प्लीज मत दो नोटिस, फ्रॉड की तो मत दो, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मैं आपकी लिस्ट में, फ्रॉड की लिस्ट में आ जाऊंगा, प्लीज नोटिस को रोक दो, ओके, मैं आपको 15% पेनल्टी के साथ पे करने के लिए रेडी हूं, ओके, डोंट इशू द शो कॉज नोटिस। ऑफिसर हो सकता है अच्छा ऑफिसर हो जाएगा तो मान जाएगा आपकी बात, वो कहेगा चल मैं तेरे अगेंस्ट में नोटिस नहीं लगाता हूं, वॉलंटरी तो 15% पेनल्टी के साथ पे कर दे और मुझे बता दे। हाँ, लेकिन तुमने अगर वॉलंटरी पे किया और वही शॉर्ट पे कर दिया, सुनना, वॉलंटरी पे कर दिया और वही शॉर्ट कर दिया, पे कर दिया भाई साहब, तो अब क्या होगा, ओके, तो फिर तो नोटिस आएगी। एक तो यार वॉलंटरी देना दे रहे हो, वो भी शॉर्ट दे रहे हो तो नोटिस आएगी। दूसरा, तुमने वॉलंटरी नहीं दिया, ओके, तुमने रिस्क उठाया, अरे देखेंगे यार
पता कहाँ चलेगा ऑफिसर को? ओके, हम तो बहुत होशियार है, हम तो मस्त क्लास फर्स्ट क्लास फ्रॉड करते हैं, और ऑफिसर को पता चल गया फेक इनवॉइस, फेक रजिस्ट्रेशन, डमी इनवॉइस, फेक क्रेडिट, ब्ला 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 ब्ला। ओके, ऑफिसर को पता चलेगा, चल गया, तो फिर वो आपको शो कॉज नोटिस देगा। और शो कॉज नोटिस जो रहेगा, टाइम फॉर शो कॉज नोटिस इज 6 मंथ बिफोर द लास्ट डे ऑफ डीओ। और ये केस में आपका डीओ का टाइम पीरियड है 5 साल। हाँ, यहाँ 3 साल नहीं, जो आपकी एआर की ड्यू डेट है, ओके, जो भी समझ लो, ये एग्जांपल को हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे अब ये 3 साल नहीं, अब यहाँ पे आपकी केस जो अगर फ्रॉड की केस प्रूव हो जाए तो वो 5 साल में कभी भी ओपन कर सकता है, 5 इयर्स में कभी भी ओपन कर सकता है। ओके, और मतलब आपकी जो रिटर्न की ड्यू डेट होगी वहां से 5 साल बस आपके मन में धक धक चालू रहेगी, ओके, ओपन तो ना हो जाए। और उसमें भी अगर एआर का डेट का एक्सटेंशन आ गया होगा तो जो एक्सटेंडेड डेट है वहां से 5 साल, ओके, यानी आपके मन में डर ही चालू है कि कब मेरी केस ओपन होती है, कब नहीं होती है। ओके, 5 साल तक उसके पास पावर है, ओके, फ्रॉड का केस होगा तो। ओके, और ये जो फ्रॉड का केस होगा यहाँ पे, ओके, 5 साल में वो डीओ, 5 साल में डीओ देगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। और शो कॉज नोटिस इसकी 4 इयर्स 6 मंथ्स बिफोर, यानी 4 इयर्स 6 मंथ्स तक आपकी शो कॉज नोटिस चले जानी चाहिए, ओके, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ये मैक्सिमम टाइम है, आप पहले कभी भी दे सकते हो, आप पहले कभी भी शो कॉज नोटिस दे सकते हो, ये मैक्सिमम टाइम है। और शो कॉज नोटिस के बाद डीओ कभी भी फाइल कर सकते हो, ये मैक्सिमम टाइम है 5 साल। ये बात समझ में आएगी आपको? आई होप आपको समझ में आई होगी। सो दोस्तों, यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ा के दिया है गवर्नमेंट ने, और डिपार्टमेंट 5 साल तक आपकी केस कभी भी ओपन कर सकता है। ओके, तो शो कॉज नोटिस का टाइम है 4 इयर्स, ओके, एंड 6 मंथ्स, ओके, यानी 6 मंथ्स बिफोर डीओ, यानी 4 इयर्स 6 मंथ्स फ्रॉम द डिमांड ऑर्डर। ये समझा क्या बेटा? 4 इयर्स 6 मंथ, 4 इयर्स 6 मंथ समझा होगा, तो पूरे एनर्जी के साथ यहाँ पे 4 टाइप करो यहाँ पे, और ये चार्ट का फ्लो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यस, ओके, फिर पूरे एनर्जी के साथ 4 टाइप करो, 4 टाइप करो। ओके, मैं ये कह रहा हूँ, ये चार्ट का फ्लो के बाद थ्योरी पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो जब आपको शो कॉज नोटिस आएगी तो आपसे टैक्स, इंटरेस्ट और 100% पेनल्टी क्यों ना लगाए। हाँ, ओके, फ्रॉड की केस होगी तो आपको वो पूछेंगे कि भाई साहब, पेनल्टी 100% लगाने का पावर है हमारे पास, और तुम्हारे पे 100% पेनल्टी क्यों ना लगाए। ओके, 100% पेनल्टी आपके ऊपर क्यों ना लगाए भाई साहब। ओके, तो इससे अच्छा तो वॉलंटरी पे कर दे भाई, वॉलंटरी पे कर देगा तो 15% में काम हो जाएगा, नहीं तो वो नोटिस डाल देगा और नोटिस बोलेगा 100% पेनल्टी क्यों ना लगाए। सो 100% ऑफ टैक्स, 100% ऑफ टैक्स। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, रेगुलर बुक से मैं वो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सो दैट आपकी और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे, अगर आपका ईयर 18-19 का शॉर्ट पेमेंट है, नॉन पेमेंट है, सुनना ध्यान से, 18-19 का आपका शॉर्ट पेमेंट है, नॉन पेमेंट है, तो उसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2019। ओके, तो यहाँ से 5 साल, यहाँ से 5 साल कब होते हैं, पहले 5 साल निकाल लो, डीओ का मैक्सिमम पीरियड निकालो। तो ऑफिसर यहाँ से 5 साल में आपको डीओ दे सकता है, उसके बाद में तो भगवान भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। ओके, इवन दो फ्रॉड का केस होगा, तो ऐसे केस में 19 से 5 साल मतलब 31 दिसंबर, ओके, 31 दिसंबर 2024। ओके, बस 31 दिसंबर, यानी जिनका 18-19 का केस है, अगर एनुअल रिटर्न का डेट एक्सटेंड नहीं हुआ होगा तो 31 दिसंबर 2024 तक का डेट रहेगा। ओके, तब तक उनको डर है, उसके बाद तो ओके बिंदास घुमो, ओके, सीना तान के घुमो, ओके, 56 इंच की छाती बताओ, कोई आपसे टैक्स लेने वाला नहीं होगा, इवन दो आपने फ्रॉड किया होगा। ओके, तो शो कॉज नोटिस का टाइम कितना रहेगा? तो शो कॉज नोटिस का टाइम, मैक्सिमम टाइम रहेगा यहाँ पे, ओके, दिसंबर मतलब यहाँ हो जाए जुलाई, तो 31 जुलाई, ओके, 31 जुलाई 24 तक का आपका शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो चलिए, ओके, अब आपको फटाफट डिसाइड करना है। यहाँ पे पहली केस, फर्स्ट केस में जनवरी में नोटिस है और नवंबर 22 में डीओ कर दिया उसने फाइनल, तो यस, विद इन टाइम और नॉट, यस, एससीएन एंड डीओ विद इन टाइम, विद इन टाइम, देखो यहाँ पे, तो शो कॉज नोटिस एससीएन बिफोर 31 जुलाई 24 एंड डीओ बिफोर, ओके, 31 दिसंबर 24। ठीक है, शो कॉज नोटिस जुलाई 23 में, दिसंबर, ओके, डीओ दिसंबर 23 में, सेम, ये भी विद इन टाइम, ये टाइम बार्ड नहीं हुआ, सॉरी जुलाई नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, वैसे गलती, जून आएगा, जून, ये जून करना, जुलाई नहीं आएगा, जून आएगा। ओके यार, मेरे से ऐसे कैसे गलती होगी। ठीक है, 30th, और यहाँ पे 30th जून आएगा, ओके, 30th जून आएगा। ठीक है,
30 जून। उसके बाद में थर्ड, नोटिस जून 24 में गई, नोटिस विद इन टाइम है। डीओ नवंबर 24 में गया, विद इन टाइम है, टाइम बार्ड नहीं हुआ, टाइम बार्ड नहीं हुआ। नोटिस नवंबर 24 में गई तो यहां पे एससीएन टाइम बार्ड हो गया, एससीएन लिख दो, टाइम बार्ड हो गया। ओके, तो एससीएन टाइम बार्ड हो गया तो डीओ, डीओ ऑल्सो टाइम बार्ड। ओके, डीओ भी टाइम बार्ड हो जाएगा। और लास्ट मई में नोटिस गई और तो यहां डीओ टाइम बार्ड हो गया, यहां नोटिस विद इन टाइम है और यहां डीओ टाइम बार्ड हो गया, डीओ टाइम बार्ड हो गया। ठीक है, तो खत्म, सवाल ही नहीं। नेक्स्ट, चलो चार्ट में वापस आ जाते हैं। ओके, उसके बाद में शो कॉज नोटिस आएगी। शो कॉज नोटिस अगर उसमें स्टेटमेंट भी मीनिंग वही आता है कि अगर आपने सिमिलर शॉर्ट पेमेंट किए होगे, सेम ग्राउंड्स होगे, तो फिर वो अलग से शो कॉज नोटिस नहीं देगा। ओके, अगर कोई दूसरे पीरियड में सिमिलर शॉर्ट पेमेंट किया होगा तो वो स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट ही शो कॉज नोटिस मानी जाएगी। चलो, नोटिस आ गई। नोटिस आने के बाद अरे यार मैं तो पकड़ा गया, अब क्लाइंट मेरे पास आया। ओके, समझ लो मेरा क्लाइंट रोहन है। ओके, और रोहन मेरे पास आ गया, सर मैं तो पकड़ा गया, अब मैं क्या करूं? ओके, मैं तो पकड़ा गया, मैं क्या करूं? शो कॉज नोटिस भी आ गई, मैंने तो फ्रॉड किया था। ओके, मैंने तो फ्रॉड किया था। तो ऐसे सिचुएशन में मैं यहाँ पे रोहन को समझा रहा हूँ, देख भाई रोहन, ओके फ्रॉड किया, नोटिस आ गई, पकड़ा गया, ओके ये सब ठीक है, अभी भी चांस है क्योंकि अभी भी तक डीओ नहीं आया है, नोटिस आई है। और नोटिस में कहा है तेरे को 100% पेनल्टी क्यों ना लगाए? ओके, 100% पेनल्टी क्यों ना लगाए? तो देख रोहन, एक काम कर, अगर एक ऑप्शन दिया है सेक्शन 74 ने कि नोटिस के 30 डेज में अगर तू दे देता है, आई रिपीट, नोटिस के ओके 30 डेज में तू यहाँ पे दे देता है ओके टैक्स और इंटरेस्ट, तो तुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, पर पेनल्टी 25% ऑफ टैक्स ही देनी पड़ेगी। अगर तू टैक्स इंटरेस्ट प्लस 25% पेनल्टी 30 डेज में दे देता है तो ऑल प्रोसीडिंग शैल बी कंक्लूडेड, ऑल ओके प्रोसीडिंग शैल बी कंक्लूडेड। तो यहाँ पे ओके देख, डीओ रोक दे, नोटिस आई है 30 दिन में, टैक्स इंटरेस्ट और 25% पेनल्टी। सो 25% क्यों? 15% था ना भाई साहब, 15% वॉलेंट्री था। ओके, वॉलेंट्री खुद आता, नोटिस के पहले तो 15% था, पर नोटिस आ गई तो अब ठीक है, अभी भी चांस है, 30 डेज में दे दे तो 25% ही पेनल्टी लगेगा। ओके, यहाँ पे तो अब देखो डिफरेंस क्या है। अगर 73 की प्रोसीडिंग हुई होगी, कम ऑन, मैं क्या कह रहा हूँ, 73 की प्रोसीडिंग हुई होगी तो वो केस में पेनल्टी नहीं है, नोटिस के 30 दिन में भी देते हो तो पेनल्टी नहीं है। पर यहाँ 74 की प्रोसीडिंग हुई होगी तो नोटिस के 30 डेज में 25% का पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। देखो भाई साहब, ओके ध्यान से समझ लो। ओके, तो बेटा रोहन क्या करना है बोल? ओके बोल नालायक। चलो ओके, प्यार से बोल रहा हूँ नालायक। तो ऐसे सिचुएशन में अब नहीं, ओके रोहन ने कहा नहीं 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 सर मैं नहीं दूंगा। ओके, हम केस लड़ेंगे सर। ओके ठीक है ना सर, फ्रॉड किया होगा पर केस में जीत जाएंगे, हम केस में प्रूव कर देंगे कि हमने फ्रॉड नहीं किया। ओके, और आप मेरी केस लड़ोगे तो सर नहीं जाओ, ओके हम नहीं देंगे, रिप्रेजेंटेशन करते। और ऑफिसर ने डीओ दे दिया क्योंकि आपने 30 डेज में पेमेंट नहीं किया। ओके, ऑफिसर ने डीओ दे दिया। अगर डीओ दे दिया भाई साहब, ओके तो ऑफिसर डिमांड ऑर्डर में सीधा सीधा लिखेगा डीओ 5 साल में कभी दे सकता है, तो वो टैक्स इंटरेस्ट और 100% पेनल्टी मांगेगा, टैक्स इंटरेस्ट और 100% पेनल्टी मांगेगा। पर इसके बाद भी गवर्नमेंट ने कहा, ओके गवर्नमेंट ने कहा रोहन अभी भी सुधरता है क्या? अब इस केस को आगे मत खींच। अब तू बोलेगा मैं अपील में जाऊंगा, एक डिमांड ऑर्डर को लेके अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाऊंगा, केस को खींचूंगा, तेरा भी टाइम खोटा होगा और मेरा भी टाइम खोटा होगा, गवर्नमेंट कहेगा। ओके देख रोहन, डिमांड ऑर्डर हमने दे दिया, अभी भी सुधर जा। अगर अभी भी तू हमें 30 डेज में, ओके अभी भी तू 30 डेज में, यहां पे ध्यान से सुनेगा, ओके अभी भी तू 30 डेज में, यहां पे चलिए सुनो सुनो, ओके कॉन्सेप्ट को देखो, अभी भी तू अगर 30 डेज में डिमांड ऑर्डर से 30 डेज में पे कर देता है तो पेनल्टी 50% में गवर्नमेंट सेटल करने में रेडी है। यानी गवर्नमेंट फ्रॉड के केस में मैनुअली कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट है ओके पैसा कलेक्ट करना। चल फ्रॉड किया होते रहता है यार, आज इंसान है, फ्रॉड करता ही है, चल बोल बैठ यहाँ पे। ओके वॉलंटरी देगा क्या? तो 15% पेनल्टी देके खत्म कर। ओके चल नोटिस के 30 दिन में देगा क्या? 25% पेनल्टी देके खत्म कर। पैसा दे, पैसा चाहिए बस। ओके खत्म कर। अच्छा चलो तू ऑर्डर दे दिया, अपील में मत जा। हाँ अपील में गया तो फिर देख लेना भाई, अपील में मत जा, हमने ऑर्डर दे दी, चुपचाप टैक्स इंटरेस्ट और 50% पेनल्टी में सेटल कर, बात खत्म कर। लेकिन तूने 30 डेज ऑर्डर के भी 30 डेज में नहीं दिया तो तुझे जो है फिर तो 100% पेनल्टी लगाएंगे। ओके सरकार यहाँ पे ऑफर दे रही है, सरकार यहाँ ऑफर पे ऑफर दे रही है।
पर अब दोनों का डिफरेंस समझ लो बेटा। दोनों का डिफरेंस ये है कि 73 में, सुनना आप ध्यान से सुनना, 73 में डीओ आ गया समझ लो, तो 73 में अगर डीओ आ गया ना बॉस, तो 10% या 10,000 विच हायर पेनल्टी फिक्स है। यहाँ ऑफर नहीं है, यहाँ पे पेनल्टी आखिरी में लगी है, पहले तो पेनल्टी लगी नहीं। ओके, पेनल्टी आखिरी में लगी और वो मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी, वो देना ही पड़ेगा वहाँ। ओके सर मैं 30 डेज में दे देता हूँ ना, वहाँ ऑप्शन नहीं है। ये 30 डेज डीओ के बाद, 30 डेज वाला ऑप्शन फ्रॉड के केस में। ओके, तो ये जो है हमने सेक्शन 73 74 का फ्लो देखा। तो चलिए हमने सेक्शन 73 74 का प्रोसीडिंग देखा, अब आते हैं सेक्शन यहाँ पे सेक्शन 76 पे। सेक्शन 76 क्या कहता है? एक्सेस कलेक्शन ऑफ टैक्स। एक्सेस कलेक्शन ऑफ टैक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 73 एंड 74? 73 74 पांच, ओके यहाँ पे 4 केसेस में लगता है, पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, इरोनियस रिफंड और रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। मतलब क्या? आपने कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं किया और गवर्नमेंट को भी नहीं दिया, या शॉर्ट चार्ज किया और शॉर्ट गवर्नमेंट को दिया, या कस्टमर से कलेक्ट करके आपने जो है गवर्नमेंट को शॉर्ट पे किया। यहाँ सेकंड रॉन्गली अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी होगा तो सेक्शन 73 74 लगेगा। अब 76 की केस कब लगती है? तो केस 3 केसेस में लगती है, सेक्शन 73, सेक्शन 74 और सेक्शन 76। सेक्शन 76 कहता है एक्सेस कलेक्शन ऑफ टैक्स। मतलब क्या? मतलब जो टैक्स आपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना चाहिए था पर आपने कलेक्ट कर लिया। एग्जांपल के तौर पे आपका अगर सप्लाई एग्जाम सप्लाई है, नील रेट सप्लाई है, और आपने कस्टमर से टैक्स ले लिया, तो ऐसे सिचुएशन में वो टैक्स गवर्नमेंट को इमीडिएट डिपॉजिट करने की जरूरत है अंडर सेक्शन 76। तो इसके मेन पॉइंट समझ लो। या फिर आपका जो गुड्स है यहाँ पे 5% का जीएसटी का है और आपने यहाँ पे 18% से कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, तो वो केस में जो एक्सेस कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या कहता है? टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आपको इमीडिएटली पे करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव वेदर रिलेवेंट सप्लाईज आर टैक्सेबल और नॉट। हो सकता है आपका सप्लाई एग्जम्प्ट हो, ओके, हो सकता है आपका सप्लाई एग्जम्प्ट हो सकता है आपका सप्लाई नील रेट हो, लेकिन कोई भी टैक्स आपने अगर पे गवर्नमेंट से, आपने कस्टमर से एक्सेस लिया जो आपने कलेक्ट नहीं करना चाहिए था, तो वो गवर्नमेंट को शाल का मतलब इमीडिएट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने वो एक्सेस कलेक्ट किया और टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो गवर्नमेंट शो कॉज नोटिस इशू करेगा। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना कि शो कॉज नोटिस का कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे हमने सेक्शन 73 में देखा 2 इयर्स 9 मंथ्स, या फिर सेक्शन 74 में देखा 4 इयर्स 6 मंथ्स। यहाँ ऐसा शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड नहीं है। ओके, जब भी गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपने एक्सेस कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस सर्व करेगी और उसका कोई टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में डिमांड ऑर्डर। डिमांड ऑर्डर, अगर नोटिस के बाद भी आपने पे नहीं किया तो ऑफिसर आपको डिमांड ऑर्डर इशू करेगा आफ्टर कंसिडरिंग योर रिप्रेजेंटेशन। हाँ, डिमांड ऑर्डर का टाइम पीरियड है वो आगे मैं बता दूंगा, और डिमांड ऑर्डर विद इन 1 ईयर जाना चाहिए, 1 ईयर फ्रॉम शो कॉज नोटिस। डिमांड ऑर्डर का टाइम पीरियड है, शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड नहीं है। हाँ, आपको इंटरेस्ट लगेगा और वो 18% पर एनम से इंटरेस्ट लगाया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन टू द डेट ऑफ पेमेंट टू द गवर्नमेंट। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा आपको। उसके बाद में ओके, डिमांड ऑर्डर विद इन 1 ईयर इफ पॉसिबल फ्रॉम शो कॉज नोटिस यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ स्टे होगा, अगर कोई ऑर्डर पे स्टे आया होगा तो वो आपके 1 ईयर के कैलकुलेशन से एक्सक्लूड किया जाएगा। ओके, मतलब उतना पीरियड 1 ईयर का एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्सक्लूड किया जाएगा मतलब उतना पीरियड एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर इशूइंग डिमांड ऑर्डर। ऑर्डर मस्ट बी स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब ऑर्डर क्लियर होनी चाहिए कि क्यों एक्सेस कलेक्शन हुआ और कंप्लीट उसके ग्राउंड्स होने चाहिए। एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 76 1 to 3 मतलब क्या? मतलब ये है कि समझ लो आपने कलेक्ट किया 18% जबकि आपका सप्लाई 5% में था, और 5% में होने के बाद आपने 18% में कलेक्ट किया, तो सबसे पहले आपका जो 18% कलेक्ट हुआ टैक्स है वो 5% जो एक्चुअल टैक्स है उसमें एडजस्ट होगा, और रिमेनिंग एक्सेस कलेक्शन जो है यानी जो सरप्लस एडजस्टमेंट है वो सरप्लस एडजस्टमेंट यहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर होगी, या फिर कस्टमर ट्रेसेबल है और उसने बर्डन पास ऑन नहीं किया होगा तो रिफंड किया जाएगा। यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल होगी। आई रिपीट, ओके, जहां तक देखा जाए जो भी आपने एक्सेस कस्टमर से लिया तो वो गवर्नमेंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर करेगी, लेकिन कस्टमर ने वो बर्डन बेयर किया हुआ है और उसने किसी और को ट्रांसफर नहीं किया होगा तो उसको यहाँ पे उसको रिफंड दे दिया जाएगा। इतने पॉइंट्स आपको सेक्शन 76 में पढ़ के जाना है। पहले इमीडिएटली यू हैव टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट, इफ यू आर नॉट डिपॉजिटेड शो कॉज नोटिस, फिर डिमांड ऑर्डर फाइनल होगी, इंटरेस्ट के साथ आपको देना पड़ेगा, आपको शो कॉज नोटिस पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आएगा, डिमांड ऑर्डर विद इन 1 ईयर फाइनल होगा, पीरियड ऑफ स्टे उसमें से एक्सक्लूड होगा, ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होनी चाहिए, आपका अमाउंट टैक्स में एडजस्ट होगा, जो भी सरप्लस है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर होगा, ये रिफंड आएगा, और रिफंड सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। तो ये था सेक्शन 73 74 एंड
76 हमने देखा। अब यहाँ पे कुछ नीचे इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट समझ लो और बड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन या छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और वो क्या, ऑल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड नोटिस शैल बी इंक्लूड्स, ओके, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132 शैल नॉट इंक्लूड, सॉरी, शैल नॉट इंक्लूड्स प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132। इसका मीनिंग समझ लो। ओके, इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि यस, हाँ, ऊपर जो दिया हुआ है, ऊपर जो दिया हुआ है, सॉरी बेटा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे बट शैल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132। 132 में आपको लिखना तो लिख देना, प्रोसिक्यूशंस आपके अगेंस्ट पे लिया जाता है, यानी आपको अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट होता है, डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया। तो ये सिचुएशन में आपकी सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड होगी। जैसे मैंने ऊपर दिया कि अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 74 की पेनल्टी आपने 73 की पेनल्टी दे दिया या 74 की पेनल्टी दे दिया, तो आपकी सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड मानी जाएगी। मतलब क्या कि आपके अगेंस्ट में कोई अदर एक्शन नहीं होगी। लेकिन वो कहते हैं और कि सेक्शन 132 की प्रोसिक्यूशन की एक्शन आपके अगेंस्ट में हो सकती है। यानी आपको अगर 1 या 2 मार्क के लिए एमसीक्यू में क्वेश्चन आया कि अगर आपने 73 74 की पेनल्टी दे दिया तो क्या 132 की पेनल्टी आपके, सॉरी, 132 की प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग हो सकती है क्या, इवन दो पेनल्टी पे करने के बाद? यस, ओके, 132 की प्रोसिक्यूशन की आपके अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ मेन पर्सन हैव बीन कंक्लूडेड अंडर सेक्शन 73 74, द प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑल अदर पर्सन लायबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 टू, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना, 122 टू 125 डीम टू बी कंक्लूडेड। हाँ, अब ख्याल रखना यहाँ पे कि अगर हमने मेन पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग कंक्लूड कर दी, आई रिपीट, मेन पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग कंक्लूड कर दी, क्यों? क्योंकि उसने पेनल्टी सेक्शन 73 74 में जो भी डिस्काउंट वाइज दे दी, तो उसके साथ जो लोग इन्वॉल्व हो गए उनकी भी पेनल्टी कंक्लूड होगी, मतलब उनके अगेंस्ट में कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ओके, अगर मेन कल्प्रिट ने माफी मांग के पेनल्टी दे दी तो उसके साथ इन्वॉल्व होने वाले ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउस कीपर या जो भी होगा उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ओके, लेकिन वो पेनल्टी जो माफ होगी वो 122 से लेके तो सेक्शन 125 तक, ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन अभी पॉज करके चैप्टर ओपन करना और एक बार गो थ्रू कर लेना। सेक्शन 122 से लेके तो 125 तक की पेनल्टी जो है वो माफ की जाएगी। हाँ, इसके अलावा बाकी कोई पेनल्टी लगती है, जैसे स्पेशली सेक्शन 129 की और सेक्शन 130 की, 129 डिटेंशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होगे तो, और सेक्शन 130 की पेनल्टी यानी कॉन्फिस्केशन फाइन वो आपको लग सकती है। ओके, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेक्शन 129 और 130 की पेनल्टी वो लग सकती है। जो माफी दी जाएगी वो 122 से लेके 125 तक का ही दिया जाएगा। For the purpose of this act, suppression shall means non-declaration of facts or information which a taxable person required to, हाँ, suppression मतलब क्या कि जो आपने रिटर्न में देना चाहिए, स्टेटमेंट में देना चाहिए, कोई रिपोर्ट जो अंडर दिस एक्ट उसमें देना चाहिए और वो नहीं दिया तो सप्रेशन माना जाएगा। और फेलियर टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन आस्क्ड इन राइटिंग बाय द ऑफिसर, तो वो अगर आपने नहीं दिया तो वो सप्रेशन माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमने देखा यहाँ पे रूल 88C और रूल 88D में आपको थोड़ा बाद में समझा देता हूँ। ओके, यहाँ पे चलिए थोड़ा नीचे के पेज पे आ जाइएगा। अब नीचे के पेज पे जब आप आते हो तो एक जनरल सेक्शन 75, ओके, जनरल प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 73 एंड 74, यहाँ ऐड कर दो एक वर्ड, अंडर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। ये टोटल 13 पॉइंट्स है बेटा, ये 13 पॉइंट्स अच्छे से समझने की कोशिश कर लो। ओके, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पे 13 पॉइंट्स, यानी जब आप सेक्शन 73 की ऑर्डर फाइनल करोगे या शो कॉज नोटिस दोगे या सेक्शन 74 में शो कॉज नोटिस और ऑर्डर फाइनल करोगे तो कुछ जनरल प्रोविजन ऑफिसर को फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये ऑफिसर के लिए कुछ जनरल प्रोविजंस दी है व्हाइल फाइनलाइजिंग शो कॉज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 74। पहला, पीरियड ऑफ स्टे, अगर किसी भी रीजन की वजह से टैक्स पेयर ने स्टे लिया होगा तो वो पीरियड ऑफ स्टे, ओके, फॉर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस और ड्यू, ओके, बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर फॉर फ्रॉड और अदर देन फ्रॉड। मतलब क्या, मतलब इन सिंपल एक लाइन में समझ लो कि जो पीरियड ऑफ स्टे, समझ लो कोर्ट ने तुम्हारे शो कॉज नोटिस को 2 महीना स्टे दे दिया, तो अगर 2 महीना स्टे दिया तो जब आप सेक्शन 73 में 2 years 9 months कैलकुलेट करोगे तो वो 2 महीना एक्सक्लूड होगा, मतलब आपको पीरियड 2 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। वो एक्सक्लूड होगा का मतलब आपको 2 महीने, ओके, वो 2 महीना आपका स्टे की वजह से वेस्ट गया ऑफिसर का। ओके, तो अब ऑफिसर का 2 महीना गया, अब 2 years 9 months में जो
है, ओके 2 महीना तो स्टे ही था, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, वो स्टे का जो है एक्सक्लूड होगा, मतलब वो छोड़ के 2 में ओके 2 ईयर्स 9 मंथ्स मिलेंगे, तो वो छोड़ के 2 ईयर्स 9 मंथ्स मिलेंगे, मतलब आपको 2 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके वैसे 4 ईयर्स 6 मंथ्स के लिए, या डिमांड ऑर्डर में अगर कोई स्टे आया होगा तो वो पीरियड आपका जो भी डीओ का पीरियड है 3 ईयर्स या 5 ईयर्स उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सक्लूड करके 3 ईयर्स, वो एक्सक्लूड करके 5 ईयर्स बोला है, तो वह ऐड हो जाएगा। दूसरा, ये एक जनरल प्रोविजन है। दूसरा, if appellate authority or appellate tribunal conclude that charges of fraud are not sustainable, तो शो कॉज नोटिस सेक्शन 74 की 73 में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा समझ लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और ये वाला पॉइंट मैं रेगुलर बैच का एक वीडियो यहाँ पे अटैच करना चाहूंगा और उसमें से समझ लो। चलिए, एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। 17-18 का शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट था, एग्जाम्पल से समझ लो, मैंने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया, एग्जाम्पल से समझ लो। 17-18 का शॉर्ट पेमेंट, सॉरी सॉरी 17-18 का नहीं, 18-19 में शॉर्ट पेमेंट किया था 10 लाख, 19-20 में किया 30 लाख, और 20-21 में किया 20 लाख। गड़बड़ हो गई क्या? बराबर, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। शॉर्ट पेमेंट ऐसा लिखो यहाँ पे, 17-18 का 10 है, 17-18 का 10 है, यहाँ का 20 है, एक मिनट, 17-18 का 10 है, यहाँ का 20 है, और 19-20 का 30 है, और यहाँ का 20 है। 20-21 में कुछ नहीं है, 20-21 में कुछ नहीं है। ओके, थोड़ा करेक्शन कर लो। आपका शॉर्ट पेमेंट मैंने टेबल में दिया है नीचे, 17-18 का 10 लाख है, 18-19 का 30 लाख है, और 19-20 का 20 लाख है। ठीक है, 19-20 का 20 लाख है। तो आपने, ओके ध्यान सुनिएगा, 17-18 में 10 लाख का शॉर्ट पेमेंट किया, 18-19 में सेम ग्राउंड पे 30 लाख का शॉर्ट पेमेंट किया, 19-20 में सेम ग्राउंड पे आपने शॉर्ट पेमेंट और नॉट पेमेंट 20 लाख का किया। ऐसा टोटल आपका 60 लाख का है। तो आपको तीनों साल की नोटिस और स्टेटमेंट आ गए। ओके, अब तीनों साल की नोटिस और स्टेटमेंट आ गए, और आपको इसका केस फ्रॉड का लगा के, सुनना, इसका केस फ्रॉड का लगा के सेक्शन 74 में यहाँ पे ओके 10 जून 2023 को ओके आपके अगेंस्ट में ऑर्डर फाइनल कर दिया। अब 10 जून 2023 देखते हैं इसमें कितने ईयर आए होंगे। ओके, अगर 74 का केस लगा के शो कॉज नोटिस 10 जून 2023 को दे दिया गया, ओके यहाँ पे, और ऑर्डर फाइनल कर दिया गया आपके अगेंस्ट में, ओके और आपके अगेंस्ट में ऑर्डर फाइनल कर दिया गया, तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब वो क्या कहते हैं। पहले तो ये देखो कि 10 जून 2023 तक वैलिड है क्या। अगर हम एनुअल रिटर्न की डेट एक्सटेंडेड नहीं मानते, हम एनुअल रिटर्न की डेट जो है यहाँ पे, हाँ एनुअल रिटर्न की डेट जो है हम यहाँ पे एनुअल रिटर्न की डेट जो है हम यहाँ पे 31 ही मानेंगे। तो 17-18 का ओके 31 दिसंबर 2018 ओके, यानी इसका शो कॉज नोटिस इसके एनुअल रिटर्न की डेट से, एनुअल रिटर्न की डेट कब हो जाएगी 31 दिसंबर 2018। तो 2018 से, ध्यान सुनना, 2018 से 5 साल के अंदर, मतलब 2023, यस, तो यहां से विद इन ओके, यहां से विद इन 4 इयर्स 6 मंथ्स में नोटिस आ जानी चाहिए। यस आ गई। ओके 4 इयर्स 6 मंथ्स में नोटिस आ जानी चाहिए। 18-19 का ओके विद इन 4 इयर्स 6 मंथ में नोटिस आ जानी चाहिए, तो उसकी भी 4 इयर्स में आ गई। और 19-20 का इसका भी विद इन 4 इयर्स आ गया, मतलब तीनों साल का एक साथ नोटिस फाइनल कर दिया, और तीनों साल का नोटिस विद इन 4 इयर्स 6 मंथ्स में था। ओके एक साथ फाइनल कर दिया, और उसकी बाद में डीओ भी फाइनल होगी, उसकी डीओ 15/11 को फाइनल कर दी गई। यहां तक समझा? यहां तक समझा क्या बेटा? अगर यस तो डीओ बोल, ओके यहां करो कि भाई जो भी उसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है वहां से 4 साल 6 महीने में 74 में केस ओपन कर दी, और ओके जो भी केसेस शॉर्ट पेमेंट है 74 की लगा दिए, और 74 के लगा के ओके 10 जून 2023 को तीनों केसेस की नोटिस दे दी। ओके और यहां पे डीओ फाइनल कर दिया 15/11 को। समझा होगा तो डीओ टाइप करो। फिर हमने अपील फाइल की, अपील में ऑर्डर आया कि नहीं ये केस सेक्शन 74 का सस्टेनेबल नहीं है। जैसे ही अपील में ऑर्डर आया कि केस सेक्शन 74 का सस्टेनेबल नहीं है,
तो अब ये डिफॉल्ट केस 73 का हो जाएगा। अगर ये केस 73 का हो जाएगा तो अब भाई साहब आपकी ये नोटिस जो 10 जून को दी गई, अब ये 74 की नोटिस नहीं मानी जाएगी, ये नोटिस आपकी 73 की मानी जाएगी। अब ये नोटिस आपकी 73 की मानी जाएगी। और अगर ये नोटिस 73 की मानी गई तो अब फायदा क्या होगा आपको बता देता हूं। फायदा आपका ये हो जाएगा कि 73 में जो भी रिलेवेंट डेट है एनुअल रिटर्न की, वहां से 3 साल के अंदर ये नोटिस होगी तो वो केस कवर हो सकती है। इसलिए 17-18 हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि 17-18 का ड्यू डेट क्या रहेगा एनुअल रिटर्न का 31 दिसंबर 2018। वहां से 3 साल के अंदर ये डेट की नोटिस नहीं है, क्योंकि अब ये नोटिस 73 की होगी, तो वहां से 3 साल के अंदर ये नहीं है। तो ये असेसमेंट यहां पे ओके, ये असेसमेंट हाथ में नहीं आएगा, गया हाथ से। ओके, डिपार्टमेंट के हाथ से असेसमेंट गया। दूसरा 18-19 का ओके लास्ट डेट था 30 सितंबर, और ये नोटिस का डेट है 30 जून 23, ये भी हाथ से गया। मतलब उनके हाथ में सिर्फ ये 20 लाख आया आखिरी वाला विद इन टाइम लिमिट। तो ये बहुत बड़ा फायदा है भाई साहब। आपने अगर 74 का नोटिस 73 ट्रीट कर दिया ना कोर्ट में जाके, ओके, तो आपको पेनल्टी तो 10% ही लगेगा मैक्स टू मैक्स, ओके, और 10,000 विच इज हायर। और ओके 2-3 साल के अगर केसेस लेके उसने नोटिस दिया होगा, तो अब वो 5 साल नहीं, वो 3 साल के अंदर जो कवर होता है, सॉरी 3 साल नहीं, 2 साल 9 महीने के अंदर जो कवर होता है, 2 साल 9 महीने के अंदर जो कवर होगा, वही टर्नओवर डिपार्टमेंट के हाथ में आएगा, बाकी टर्नओवर डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं आएगा। ये एग्जाम्पल समझा क्या? अगर आपको समझा होगा तो ई टाइप करो, ये एग्जाम्पल समझा होगा तो फटाफट ई टाइप करो। डन? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट यहाँ पे, कि वो कहते हैं कि अगर 74 का फ्रॉड सस्टेनेबल नहीं हुआ तो वो केस सेक्शन 73 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, जो मैंने अभी एग्जांपल से आपको समझाया। थर्ड, ऑर्डर ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, सच ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डायरेक्शन। हाँ, अगर कोर्ट कोई ऑर्डर देता है फॉर रिकैलकुलेशन एक्सेट्रा, तो वो ऑर्डर ऑफिसर ने 2 साल के अंदर फाइनलाइज कर देनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है जब भी एक्शन 73 और 74 में लिया जाएगा। ओके, एडजॉर्नमेंट फॉर रीजन इन राइटिंग अप टू 3 times। अगर हियरिंग है तो एडजॉर्नमेंट, आपको एडजॉर्नमेंट ऑफ हियरिंग लिख लेना वहां पे, तो 3 बार एडजॉर्नमेंट मिल सकती है। ऑर्डर आपकी बहुत क्लियर ऑर्डर होनी चाहिए, जो भी सेक्शन 73 की ऑर्डर जाएगी या 74 की ऑर्डर जाएगी वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, ओके, जिसमें सारे फैक्ट्स और ग्राउंड क्लियर होना चाहिए। अमाउंट्स डिमांडेड इन द ऑर्डर शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ शो कॉज नोटिस, ये बहुत हाईलाइट करना। जो भी सेक्शन 73 और 74 की ऑर्डर आएगी, उस ऑर्डर का अमाउंट शो कॉज नोटिस से ज्यादा नहीं होगा। ओके, यानी जो शो कॉज नोटिस में पेनल्टी, इंटरेस्ट या टैक्स मांगा गया उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम ही रहेगा। एनी ऑर्डर मोर देन द अमाउंट ऑफ शो कॉज नोटिस इज वॉइड एब इनिशियो। उसके बाद में, if appellate authority or tribunal court modify the amount of tax, modified interest और penalty accordingly payable। इंटरेस्ट जो है मैंडेटरी है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है शो कॉज नोटिस में, सुनिएगा, कभी कभी शो कॉज नोटिस में या डिमांड ऑर्डर में इंटरेस्ट क्लॉज रह जाता है डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट से शो कॉज नोटिस में अगर इंटरेस्ट क्लॉज रह गया, इसका मतलब ये मत समझना कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट मैंडेटरी रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि वो शो कॉज नोटिस में बताया गया हो या नहीं बताया गया हो। उसके बाद में, इफ ओके नो डीओ इशूड विद इन 3 years ओके और 5 years, देन प्रोसीडिंग डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको डीओ कितना दिया, 3 साल या 5 साल। अगर ऑफिसर ने 3 साल या 5 साल में कोई डीओ फाइनल नहीं किया, ये 73 का होगा तो 3 years, 74 का होगा तो 5 years, और यहाँ पे वो फाइनल नहीं हुआ, ध्यान सुनना, वो अगर फाइनल नहीं होता है तो वो सिचुएशन में ओके प्रोसीडिंग कंक्लूड मान ली जाएगी और आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ ये माना जाएगा। पॉइंट नंबर 11, okay, point number 11, if appeal filed by department against the decision of a appellate tribunal, appellate author against the decision of AAAT or court, period between BW मतलब between date of decision of higher authority and lower authority excluded for the period of show cause notice and demand order। थोड़ा इस पॉइंट को रेगुलर बुक से पढ़ लेना, और ये पॉइंट जो है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा मेरे रेगुलर क्लास का वीडियो लेके, सो दैट आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, चलो पहले ये डायग्राम से समझ लेते हैं। मैंने इस डायग्राम में एग्जांपल लिया वी स्मार्ट एकेडमी और XYZ एकेडमी। ध्यान से समझना, केस बड़ा अच्छा है। ठीक है,
वी स्मार्ट एकेडमी जो पीडी और ऑनलाइन डाउनलोड क्लास देती है, समझ लो पीडी में क्लास देती है, और वी स्मार्ट एकेडमी ने पीडी में जो क्लासेस दिए दे आर क्लासिफाइड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स 12%। ओके 12% से वी स्मार्ट एकेडमी ने एज अ गुड्स क्लासीफाई किया। भाई पीडी में दिया, पीडी ओके में जब हम क्लासेस देते हैं तो ये तो गुड्स हुआ, ये तो प्रोडक्ट हुआ, और प्रोडक्ट हुआ तो हमने वो ओके सर्विस में न क्लासीफाई करते हुए गुड्स में क्लासीफाई कर दिया, और हमने 18% नहीं 12% का जीएसटी लगा के दिया। ओके जो गुड्स, क्योंकि जब कोई मूवी अगर आपको सीडी पे आती है, पेन ड्राइव में आती है, तो वो तो गुड्स होता है, तो हमारी भी 3 घंटे की मूवी इसमें आती है तो वो गुड्स रहेगा, हमने 12% में क्लासीफाई कर दिया। ये ऑफिसर जिसका जुरिडिक्शन वी स्मार्ट एकेडमी पर भी है और XYZ एकेडमी पर भी है इसने शो कॉज नोटिस इशू कर दी, मे बी 73 की होगी, 74 की होगी, वट एवर इट मे बी, और इसने शो कॉज नोटिस इशू कर दी और कहा कि भाई आपका जो सप्लाई है वो सप्लाई गुड्स का नहीं, वो सप्लाई सर्विस का है, और सर्विस पर 18% का जीएसटी आता है, और उसने डीओ फाइनल किया एज अ सर्विस, और सर्विस का 18% का डीओ फाइनल करके दे दिया। वी स्मार्ट एकेडमी उसके अगेंस्ट में अपील में गई। ओके अपील में गई, पहली अपीलेबल अथॉरिटी। ओके तो अपीलेट अथॉरिटी, ये पहली अपीलेबल अथॉरिटी है, दैट इज कमिश्नर अपील्स। तो हमने अपील फाइल किया पहले अपीलेबल अथॉरिटी के पास, ठीक है। अब वो अपील यहां पे पेंडिंग है। फिर जो भी डिसीजन आया, ओके अब यहां पे जो भी अब अपीलेबल अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया वो प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब क्या, पहली अपील कमिश्नर अपील ने ऑर्डर दिया कि नहीं ये सप्लाई ऑफ, ओके सॉरी, ये ऑर्डर दिया ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, या करेक्शन कर लो, ऑर्डर दिया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, और सप्लाई ऑफ गुड्स है तो 12% का ही जीएसटी लगेगा, ऑर्डर दे दिया कि 12% का ही जीएसटी लगेगा। वी स्मार्ट केस जीत गया, यस, और डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, डिपार्टमेंट क्योंकि ये ऑर्डर प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू था, डिपार्टमेंट ने आगे अपील फाइल की, मतलब ये जो ऑफिसर है प्रॉपर ऑफिसर ने उसका आगे अपील फाइल कर दिया अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल कर दिया। ओके और ट्रिब्यूनल का फ्यूचर में ऑर्डर आया कि नहीं नहीं वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा और वो 18% में जाएगा, पेन ड्राइव क्लासेस गुड्स नहीं कहे जाएंगे, 18% में जाएगा। ओके अब ध्यान से सुनना। ओके इन दौरान क्या हुआ, ओके वी स्मार्ट ओके यहां पे गुड्स में क्लासिफाई कर रहा है, उसकी देखा देखी एक छोटी एकेडमी है, ओके उसने भी यहाँ पे गुड्स में क्लासिफाई कर दिया। इंडस्ट्री में ऐसा होता है, अगर आपने ऑडिट किया होगा तो भाई सेम इंडस्ट्री का कोई बड़ा प्लेयर ओके ये रेट लगा रहा है तो हम भी वही रेट लगाते हैं। तो ऐसे केस में XYZ एकेडमी ने भी ओके पीडी क्लासेस को 12%, भाई वी स्मार्ट है, विशाल सर खुद जीएसटी पढ़ाते हैं, जब वो खुद गुड्स में क्लासीफाई कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। ओके अब उसको पता ही नहीं कि हमारे अगेंस्ट में नोटिस आई हुई है। ठीक है तो अब उसने भी 12% में क्लासीफाई किया, डिपार्टमेंट ने उसको भी नोटिस दिया, डिपार्टमेंट फिर इंडस्ट्री के सारे लोगों को नोटिस देती है अगर सब एक जैसा कर रहा है तो। ओके तो ये ऑफिसर का जुरिडिक्शन XYZ पर भी था तो इसने भी उसको नोटिस दे दिया, लेकिन नोटिस देने के बाद ध्यान से सुनना, तो नोटिस देने के बाद डीओ फाइनल करना था, इसका डीओ फाइनल नहीं हुआ था, इसका डीओ इसलिए नहीं फाइनल हुआ था, ओके वी स्मार्ट का हो गया था पर इसका डीओ जो है फाइनल नहीं हुआ था। 5 साल का टाइम था हमारे पास, नोटिस चली गई थी, डीओ फाइनल नहीं हुआ था। इन बिटवीन वी स्मार्ट केस ए के पास जीत गया, XYZ को खुशी हुई, पर XYZ अभी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि XYZ का डीओ आया नहीं, XYZ का डीओ नहीं आया अभी। ओके तो अब क्या हो गया, ए जो है ये ऑफिसर जो है, क्योंकि केस वी स्मार्ट ने जीता और वी स्मार्ट ने कहा कि ये ओके ये डिसीजन आया कि गुड्स 12% में आया, तो अब ऑफिसर जो है ओके क्योंकि सेम जुडिक्शन में केस हार गया तो वो XYZ के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले पा रहा है, पर ऑफिसर ने XYZ के डीओ को पेंडिंग रखकर आगे अपील फाइल की अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और ये ऑफिसर ने जब अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आगे ओके केस फाइल किया वो केस जीत गया। वो केस जब जीता ऑफिसर ओके वी स्मार्ट का, तब XYZ का टाइम पीरियड 3 साल या 5 साल जा चुका था, ओके डीओ का ऑर्डर खत्म हो गया था। ऑफिसर ने कहा ओ तेरी कितनी मेहनत से मैं केस जीता, ओके सप्लाई ऑफ सर्विस में लाया, और ये XYZ का ओके जो डीओ देना था, अब चलो इसको डीओ देता हूं, पर समझ में आया कि 3 साल और 5 साल चले गया। तो यहाँ पे ऐसा बहुत होता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 75 में प्रोविजन लाई, और प्रोविजन ये लाई कि अगर किसी को नोटिस 100 कर दी होगी और ऑर्डर देना बाकी होगा, किसी को नोटिस 100 कर दी होगी और ऑर्डर देना बाकी होगा, और वो केस
यहाँ पे हायर अथॉरिटी के पास पेंडिंग होगी, है ना, ओरिजिनल अथॉरिटी की प्रीज ऑर्डर अगेंस्ट में आई, इसलिए ऑफिसर ने वो केस हायर अथॉरिटी के पास पेंडिंग हुई होगी, और वो हायर अथॉरिटी में केस डिपार्टमेंट के फेवर में आई होगी। तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड कहां से, कमिश्नर अपील के ऑर्डर से लेके तो अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये जो टाइम पीरियड है, ये इसके डीओ का जो 5 साल या 3 साल रहेगा उसमें एक्सक्लूड होगा। एक्सक्लूड होगा मतलब उतना टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उतना टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। या केस अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के पास पेंडिंग होगी, तो हाईकोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं आता है और वो डिसीजन अगर डिपार्टमेंट के फेवर में आया है तो ये पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब वो पीरियड डीओ का और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। या हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। इन शॉर्ट, लोअर अथॉरिटी की केस अगर अगेंस्ट में आई होगी और हायर अथॉरिटी का केस फेवर में आया होगा, तो इन दोनों के बीच का पीरियड किसी दूसरे के अगेंस्ट में सेम ग्राउंड पे ऑर्डर होगा तो उसके कैलकुलेशन में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये एग्जाम्पल समझा क्या बेटा आपको? प्लीज बताओ, ये एग्जाम्पल समझा क्या? यानी ये प्रॉपर ऑफिसर इवन दो 3 साल 5 साल हो गए, पर ये पीरियड जो दोनों केस के बीच में गया, ये एक्सक्लूड करके उतना पीरियड एक्सटेंड कर देगा और अपनी डीओ XYZ के अगेंस्ट में भी फाइनल करेगा। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले एक बड़ी इंडस्ट्री केस लड़ रही है, छोटी इंडस्ट्री के टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, 3 साल 5 साल, ये खुश हो रहे थे, वो केस चलती रह रही है, ऑफिसर कुछ कर नहीं पा रहा है। ओके, प्लीज बताओ ये समझा कि नहीं समझा? सभी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और सभी बताओ, ओके ये समझा नहीं समझा? तो बेटा आपने ये पॉइंट देखा कि अगर आपका केस पहले जो है यहाँ पे हायर अथॉरिटी के, लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी के पास गया और वो डिपार्टमेंट ने जीत लिया, तो अगर वही किसी और के अगेंस्ट में केस लगाए तो उतना पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा ना। उसके बाद में यहाँ पे इफ एनी अमाउंट सेल्फ असेस इन द रिटर्न और अमाउंट इंटरेस्ट रिमेन्स अनपेड रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे यार सेक्शन 75 ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप अच्छे से पढ़ के जाना बुक में से। 73 74 तो चार्ट से फ्लो देख लिया, इनफ है, पर 75 का हर पॉइंट अच्छे से रेगुलर बुक से पढ़ के जाना। ओके, मैं बताता हूँ ये क्या कहता है कि अगर आपने कोई टैक्स GSTR 1 में खुद असेस किया, सेल्फ असेस किया, ओके सेल्फ असेस किया खुद ही, और वो सेल्फ असेस टैक्स आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, आई रिपीट, वो सेल्फ असेस टैक्स आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, ओके तो वो केस में अब नोटिस नहीं आएगी, डायरेक्ट आपकी रिकवरी प्रोसीडेंस 79 में होगी। ओके, क्योंकि आपने असेस किया, दिया करके दिया GSTR 1 में और आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, ओके तो उसका टैक्स प्लस इंटरेस्ट की रिकवरी डायरेक्ट सेक्शन 79 की रहेगी, 73 74 में उसकी नोटिस नहीं आएगी। और लास्ट, ये पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 74 इम्पोज नो अदर पेनल्टी शैल बी अप्लाइज। ओके, 73 74 में अगर आपके ऊपर में कोई पेनल्टी लगी होगी, ओके तो आपको कोई भी अदर सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगेगी। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी अदर सेक्शन में आपके अगेंस्ट में पेनल्टी नहीं लगेगी। चलिए, तो ये था यहाँ पे, जहां तक देखा जाए तो सेक्शन 75 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे समराइज करके दिए, पर मैं आपको यही कहूंगा कि सेक्शन 75 रेगुलर बुक से पढ़ के जाना, 73 74 चार्ट से भी हैंडल कर लिया तो भी चलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आते हैं और वो है 7311। ओके, 7311 की प्रोविजन क्या कहती है? देखो 7311 क्या कहता है और ये चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एग्जाम में इस पर 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं और आपको वो केयरफुली हैंडल करना है। आपके पास मेरा क्वेश्चन होगा तो ये जरूर देखिएगा और इससे रिलेटेड 7311 के क्वेश्चंस अभी राइटिंग प्रैक्टिस में लेके सॉल्व कर लेना। अब 7311 क्या कहता है? देखो, लॉ ये कहता है कि अगर सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 मतलब केसेस अदर देन फ्रॉड, आई रिपीट केसेस अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सपरेशन ऑफ फैक्ट्स, तो वो केस में अगर आपने कोई टैक्स सेल्फ असेस किया हो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है सेल्फ असेस किया हो, ओके और वो सेल्फ असेस टैक्स जो GSTR 1 में आपने असेस किया है, GSTR 1 में आपने असेस किया है और वो कंपोजिशन स्कीम होगी तो CMP 08 में असेस किया हो और आपने 30 डेज में फ्रॉम द ड्यू डेट, 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो वो केस में आपके ऊपर मैंडेटरी पेनल्टी, क्योंकि वर्ड शैल है तो मैंडेटरी पेनल्टी आएगी और पेनल्टी है 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 व्हिच इज हायर। मतलब इन सिंपल वर्ड, आपने GSTR 1 में टैक्स बताया और ड्यू डेट में 3B फाइल नहीं किया, क्योंकि 3B फाइल नहीं किया और टैक्स भी नहीं दिया, और यहाँ पे जब तक टैक्स देते नहीं हो तब तक 3B फाइल भी नहीं होता है, नहीं दिया तो गवर्नमेंट 30 दिन तक वेट करेगी और 30 डेज तक आपने अगर पे नहीं किया तो गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगी। समझ में आया? गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगी और पेनल्टी मैंडेटरी लगाएगी, यहाँ वेवर भी नहीं मिलेगा और वो है 10% ऑफ टैक्स और 10,000 व्हिच इज हायर।
बट इसमें सीबीआईसी ने एक सर्कुलर दिया और वो मैंने यहाँ चार्ट फॉर्म में लिया है। ये सीबीआईसी का सर्कुलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्रोविजन से क्या हो गया कि यहाँ पे नॉर्मल प्रैक्टिस में हो गया कि अरे भाई साहब ओके यहाँ पे अगर ड्यू डेट से 30 डेज के अंदर हमने पेमेंट नहीं किया और 3B नहीं दिया तो मैंडेटरी पेनल्टी आ जाएगी। तो लोग लेट 3B फाइल करने में डर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने फिर इसमें एक रिलैक्सेशन लाया ओके और वो एक सर्कुलर लाया और गवर्नमेंट ने कहा कि सेक्शन 73(11) का एक्शन तभी होगा जब कोई नोटिस 73(1) में आई होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंडेटरी पेनल्टी है इसकी प्रोविजन तभी अप्लाई होगी अगर आपके अगेंस्ट में नोटिस आई होगी और आपने 30 दिन में नहीं पे किया। मतलब क्या? मतलब ये है कि समझ लो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ले लो, अप्रैल का कोई टैक्स होगा और वो टैक्स आपने ड्यू डेट को यानी 20 मई को नहीं दिया। शॉर्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट, ओके नो पेमेंट, आपने पेमेंट नहीं किया। चलो तो 20 मई को नहीं दिया तो गवर्नमेंट कहती है यहाँ से 30 डेज में ओके यहाँ से 30 डेज में पे कर दिया तो इंटरेस्ट लगा के छोड़ देंगे। लेकिन 30 डेज में नहीं दिया तो आपके ऊपर 73(11) का पेनल्टी आ सकता है जो आपने सेल्फ असेस किया था, मतलब आपने GSTR 1 में बताया उसको ओके यू डिक्लेयर्ड इन GSTR 1 और CMP 08 और व्हाट एवर इट में भी, लेकिन आपने नहीं दिया तो 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो हम आपको पेनल्टी लगा देंगे। पर सर्कुलर ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, अगर आपने 30 दिन या उसके बाद भी देखो 73(11) तभी एग्जीक्यूट होगा जब 73(1) एग्जीक्यूट होगा और 73(1) में अगर शो कॉज नोटिस आया ओके 73(1) में अगर शो कॉज नोटिस आया तो 73(11) की पेनल्टी लगेगी। इन शॉर्ट अगर आप यहां पे GSTR 3B 30 डेज के बाद देते हो और तब तक नोटिस नहीं आता है यानी आपने 3B फाइल कर दिया, पेमेंट कर दिया और बाद में शो कॉज नोटिस आता है तो ये पेनल्टी नहीं लगेगी। आपको फिर नॉर्मल वेवर के ऑप्शन मिलेंगे। मतलब आपको कौन से वेवर के ऑप्शन मिलेंगे कि भाई जो नॉर्मल शो कॉज नोटिस के 30 डेज में दे दिया तो आपको वेवर मिल जाएगा, वॉलंटरी दे दिया तो वेवर मिल जाएगा। तो सर्कुलर क्या कहता है केयरफुली समझ लो, अगर शो कॉज नोटिस ही नहीं आई तो 73(11) ही नहीं लगेगा। यानी शो कॉज नोटिस आने के पहले अगर आपने 3B फाइल कर दिया तो वो सिचुएशन में आपके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी क्योंकि तुमने खुद ही पे कर दिया। लेकिन अगर ये शो कॉज नोटिस आपके 3B के पहले आ गया यानी 30 डेज के बाद और 3B के पहले आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आ गया 73(1) में शो कॉज नोटिस पहले आ गया तो फिर जब भी आप 3B फाइल करोगे 11 की मैंडेटरी पेनल्टी लग जाएगी। ओके तो यहां पे मैंने चार्ट देखो क्या बनाया। अगर आप देखोगे if GSTR 3B is filed with payment of tax and interest after 30 days of due date but before issuing show cause notice, शो कॉज नोटिस के पहले आपने 3B दे दिया तो 73(11) इज नॉट एप्लीकेबल और पेनल्टी नहीं लगेगी। सर्कुलर नंबर 76/15/2018 रहेगा। लेकिन अगर आपने ओके आपका केस में शो कॉज नोटिस आ गई बिफोर GSTR 3B तो फिर आपको मैंडेटरी पेनल्टी लग जाएगी और आपको वो अगर मैंडेटरी पेनल्टी लग गई तो आपको नोटिस के 30 दिन में दे दिया, वॉलंटरी दे दिया, वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये था यहाँ पे ओके व्हेन टू अप्लाई 73(11) तो 73(11) तभी लगेगा अगर 73(1) की नोटिस आई होगी और आपकी GSTR 3B फाइल करने के पहले नोटिस आई होगी तो ही लगेगा, अदरवाइज नॉट। तो ये किसके लिए था? स्पेशली सेल्फ असेस टैक्स के लिए था। अगर आपका सेल्फ असेस टैक्स नहीं है और डिपार्टमेंट सेल्फ असेस नहीं, आपने नहीं बताया GSTR 1 में ओके सेल्फ असेस नहीं है तो फिर तो नॉर्मल प्रोविजन मिलेगी। नॉर्मल प्रोविजन मिलेगी मतलब क्या? फिर नॉर्मली नोटिस आएगी, नोटिस के 30 डेज में यहाँ पे अगर आपने दे दिया तो वेवर मिल जाएगा, वॉलंटरी दे दिया तो वेवर मिल जाएगा, वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे। यानी देखो ओके ये बात ऐसी हुई थोड़ा 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। ओके कि मेरे को एक सिचुएशन में हॉस्टल की याद आते हैं कि मेरे एक फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी ओके और वहाँ पे वो मेरे फ्रेंड को छोड़ के चलेगी और मेरे दूसरे फ्रेंड के साथ उसका अफेयर हो गया। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सीरियस मत लेना, अफेयर हो गया। और वो दोनों फ्रेंड्स थे। तो पहले वाला फ्रेंड जो कहा था ठीक है यार ओके मुझे कोई तुम यहाँ पे मुझे परेशान मत कर, जाने दे, अब जो हुआ सो हुआ। ओके पहले वाला फ्रेंड, अब एक टाइम के ऐसे इश्यूज होते हैं तो अब क्या हुआ कैसे हुआ मुझे बताई मत, जाने दे, छोड़ दे, मैं भूल जाऊंगा। ओके मुझे बताई मत, तो मैं तुझे वॉलंटरी तो मुझे पता चल गया, तूने बता दिया, अब कैसे हुआ क्या हुआ मत बता। ओके मैं वेवर कर दूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, बताई मत तो मैं भूल जाऊंगा। लेकिन अगर तू ओके यहाँ पे तू मुझे बताएगा और फिर मुझे दुख होगा
ओके, तू मुझे बताएगा, फिर मुझे दुख होगा, तो वो केस में मैंडेटरी पेनल्टी आ जाएगी। मतलब क्या, गवर्नमेंट कहती है कि तूने जीएसटीआर 1 में, ओके, तूने जीएसटीआर 1 में मुझे बताया, सुनिए, और बता के नहीं दिया और हमारी नोटिस आ गई, बता के नहीं दिया और हमारी नोटिस आ गई, तो भाई पेनल्टी में कोई वेवर नहीं मिलेगा, वो आपको मैंडेटरी लगेगी। हाँ, अगर तूने बताया ही नहीं तो भूल जा यार, ओके, तू वॉलंटरी दे दे, ओके, या 30 डेज में दे दे, हम सारी माफ कर देंगे। वॉट इट पे भी एग्जाम्पल को सीरियस मत लेना, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए समझाया कि बता के गुनाह किया और हमारी नोटिस आई तो छोड़ेंगे नहीं, और तू बताई मत, हम ढूंढेंगे ढूंढेंगे, और तूने खुद वॉलंटरी दे दिया तो ऊपर के बेनिफिट तुझे मिल जाएंगे। तो ये 73(11) था बेटा। चलिए उसके बाद सेक्शन 77 ले लेते हैं। सेक्शन 77, ओके, यहाँ पे तो चलो हमने क्या क्या देख लिया, सेक्शन 73, 74, 75 के जनरल प्रोविजन, 76 ऊपर देख लिया। 77 तुमने रॉन्गली पे किया होगा, मतलब तुमने अगर यहाँ पे आईजीएसटी देना था और सीजीएसटी एसजीएसटी दे दिया, तो आपको यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी देना पड़ेगा विदाउट इंटरेस्ट। वो केस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ओके, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पर आपको आईजीएसटी का रिफंड मिल जाएगा, या वाइस वर्सा। 77 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रॉन्गली पे में। हाँ, 78 और 79 मैं कहूँगा कि भाई मोड ऑफ रिकवरी, जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे इतना ही पढ़ के जाना, ओके, मोर देन इनफ, कि रिकवरी कैसे होगी। सेक्शन 78 कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन इन अ ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर। सेक्शन 73 में, 74 में या 76 में आपके अगेंस्ट में ऑर्डर लगी होगी तो वो 3 महीने के अंदर उतना पेमेंट कर देना, नहीं किया तो रिकवरी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में होगी। अब रिकवरी कैसे होगी, तो सेक्शन 79 के तहत अगर आपके कोई ड्यूज हो गए यानी रिफंड होगा तो रिफंड अमाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा, या फिर सेकंड आपके कोई गुड्स डिटेन करके सेल किए जाएंगे, या फिर कोई थर्ड पार्टी के पास आपका पैसा पड़ा होगा, बैंक, ओके, या फिर इंश्योरेंस कंपनी, उससे रिकवर कर लिया जाएगा, या आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, 30 डेज का टाइम दिया जाएगा और बाद में उसको सेल करके रिकवर किया जाएगा, या फिर आपके केस में एक सर्टिफिकेट प्रिपेयर होगा, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कलेक्ट करेगा एज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, या फिर एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के पास हम एप्लीकेशन देंगे और मैजिस्ट्रेट उसकी रिकवरी करेगा, जैसे कोर्ट की फाइन है, या कोई बॉन्ड वगैरह दिया होगा तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो है ओके रिकवर किया जाएगा। द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वर्ड पर्सन शैल इंक्लूड डिस्टिंक्ट पर्सन आल्सो, ओके, जो पर्सन वर्ड है, ओके, यहाँ पे उसमें डिस्टिंक्ट पर्सन भी कवर किया जाएगा। इन सिंपल वर्ड इस तरह से रिकवरी प्रोसीडिंग के अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं। तो दोस्तों ये बस इतने ही पैरामीटर्स एग्जाम में रीड करके जाना कि आपसे पैसा कैसे रिकवर किया जाएगा। इतने सारे ऑप्शन में से जो ऑप्शन में फिट बैठ जाएगा वो ऑप्शन में आपसे पैसा रिकवर किया जाएगा, पर पहले वो रिफंड से डिडक्ट करते, डिटेनिंग सेलिंग ऑफ गुड्स से, नहीं तो फिर अटैक करते आपके मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह पे। ओके, चलिए सेक्शन 80, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। अब देखो आपको ऑर्डर आ गई और आपको कहा गया कि इतना पैसा पे करो, सेक्शन 73 की ऑर्डर आ गई, 74 की ऑर्डर आ गई, इतना पैसा पे करो, तो क्या उसमें इंस्टॉलमेंट मिल सकती है? प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इंस्टॉलमेंट अलाउड अदर देन सेल्फ असेस टैक्स। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अलाउ होगी, पर जो टैक्स आपने खुद असेस किया उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं। जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में, रिकवरी में पता चला कि आपने गड़बड़ क्या की, उसको उस पर आपको डिमांड ऑर्डर आती है तो उसमें इंस्टॉलमेंट मिलेगी, सेल्फ असेस टैक्स में नहीं मिलेगी। द बेनिफिट कैन बी अवेल्ड बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू द कमिश्नर। मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक भी इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट आपने किया तो बचा हुआ इंस्टॉलमेंट आपका कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस, आपकी पूरी बची इंस्टॉलमेंट खत्म कर दी जाएगी। सेक्शन 81, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। Where a person after amount has become due from him with the intention to defrauding the government revenue create a charge on the part of the property belonging to him or his possession by of sale, mortgage, exchange, etc. or any of his property in favor of other person, the charge transfer void and any claim or any tax other sum payable by said person। मतलब क्या? Now अगर आपको नोटिस आ गई और नोटिस पीरियड में आपने किसी और को प्रॉपर्टी शिफ्ट कर दी, मॉर्गेज कर दी, एक्सचेंज कर दी या किसी मोड में दे दी, उसमें क्लियर इंटेंशन था कि गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करना, क्योंकि आपको पता था गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे लग जाएगी, और गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे लग जाएगी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी चले जाएगी, तुमने ओके ट्रांसफर कर दिया किसी के नाम पे, तो ये ट्रांसफर वाइड माना जाएगा और आपसे पैसा रिकवर किया जाएगा। लेकिन नीचे एक प्रोविजो दी है, प्रोविजो ये दी है ओके कि ये वाइड कब नहीं माना जाएगा, अगर ये एडुकेट कंसिडरेशन और गुड फेथ में लिया होगा बायर ने, without notice of pendency of such proceeding, without notice of such tax or other sum payable by said person and previous permission of the proper officer। पर खरीदने वाले ने उसको पता ही नहीं था कि कोई पेंडिंग है या फिर कोई ड्यूज बाकी है, उसने पेपर नोटिस दिया, ऑफिसर की परमिशन ली और ड्यू कंसिडरेशन लिया होगा, तो फिर ये ट्रांसफर वॉइड नहीं माना जाएगा।
उसके बाद में सेक्शन 82, टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी प्रोवाइडिंग एनी लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स, ओके, अदर देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, एनी अमाउंट पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी शैल बी पेड एज अ फर्स्ट चार्ज। मतलब क्या, गवर्नमेंट के ड्यूज अगर हो गए जीएसटी के तो फर्स्ट चार्ज माना जाएगा। यानी अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है या इंसॉल्वेंसी में जाती है तो फर्स्ट चार्ज जीएसटी का माना जाएगा, एक्सेप्ट इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत अगर कोई फर्स्ट चार्ज उसमें होगा तो वो अदरवाइज ओके जीएसटी पहले लिक्विडेशन में पे करना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 83, हाँ 83 थोड़ा बुक में से, रेगुलर बुक में से भी पढ़ के जाना। ओके, मैं कहता हूँ ये चैप्टर जो है चार्ट से आप कवर कर लो। ओके, 73, 74, 76, 75 बुक में से पढ़ के जाना और 83 बुक में से पढ़ के जाना। बाकी चार्ट में आपने कवर कर लिया तो भी चलेगा। प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस where after initiation of any proceeding under assessment, inspection, search, seizure, arrest, demand or recovery, commissioner may order in writing attach provisionally any property including bank account belonging to a taxable person or any person specified under section 122(1)(a in such a manner as may be prescribed। मतलब क्या, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही होगी, नॉर्मल स्क्रूटिनी असेसमेंट चल रहा होगा, समरी असेसमेंट चल रहा होगा, या इंस्पेक्शन सर्च और सीजर चल रहा होगा, या डिमांड रिकवरी के ऊपर दी गई प्रोसीडिंग चल रही होगी, और कमिश्नर को ऐसा लगा कि भाई गवर्नमेंट का यानी रेवेन्यू का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रॉपर्टी अटैच करना जरूरी है तो वो अटैच कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द पर्सन जो सेक्शन 122(1)(a के। अब 122(1)(a के मतलब ओके आपके साथ जो है कोई और इन्वॉल्व है, ओके आपके साथ और कोई इन्वॉल्व है, ओके तो वो भी इसमें कवर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच हो सकती है जब तक कोई प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में कंक्लूड नहीं होता है, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट। प्रोविजनल अटैचमेंट, कमिश्नर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग अटैच प्रोविजनल एनी प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। पर ये प्रोविजनल अटैचमेंट 1 ईयर तक वैलिड रहेगा यहाँ पे। तो ये था सेक्शन 83। उसके बाद में 84 को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैलिडेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन वगैरह। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं अब दो रूल, मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंस इन लायबिलिटी जीएसटीआर 1 और 3B। अब सुनिए, ओके अगर आपके जीएसटीआर 1 और 3B में, सुनिए ध्यान से, जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस पता चलता है, ओके, और स्पेशली आपका आउटपुट टैक्स जीएसटीआर 1 में ज्यादा है और 3B में आपने कम पे किया, तो उसका इंटीमेशन आपको सेक्शन रूल 88C में आएगा। उस इंटीमेशन का आपको आइदर डिफरेंशियल टैक्स देना पड़ेगा या फिर उसका आपको रिप्लाई करना पड़ेगा विद इन 7 डेज। चलो आप डिफरेंशियल टैक्स नहीं दे तो रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया या डिफरेंशियल टैक्स नहीं दिया तो सेक्शन 79 के तहत आपका जो है रिकवरी चालू हो सकता है और आपका जीएसटीआर 1 भी ब्लॉक हो जाएगा। सिमिलर लाइन पे उन्होंने रूल 88D लाया, और रूल 88D अगर आपके आईटीसी के मिसमैच दिख रहे हैं और आपने एक्सेस आईटीसी लिया ये पता चल रहा है तो आपको इंटीमेशन दी जाएगी कि भाई वो एक्सेस आईटीसी का जो डिफरेंस है वो 7 दिन के अंदर पे करे या आप रिप्लाई करें। अगर आपने रिप्लाई भी नहीं किया और पे भी नहीं किया तो उसकी रिकवरी सेक्शन इसकी रिकवरी सेक्शन 73, 74 के हिसाब से आएगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, 88C में डायरेक्ट 79 लगेगा, यानी जीएसटीआर 1 और 3B का मिसमैच होगा और आपने नहीं दिया या उसका रिप्लाई नहीं दिया तो डायरेक्ट 79 की रिकवरी लगेगी। आईटीसी का मिसमैच होगा या एक्सेस आईटीसी होगा तो वो केस में 79 डायरेक्ट नहीं लगेगा, 73, 74 में शो कॉज नोटिस आपके अगेंस्ट में आएगी। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे दो रूल जो मैंने 88C और 88D ले लिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने कंप्लीट किया डिमांड एंड रिकवरी। आई होप यहाँ पे जो है आपको ये रिवीजन मैंने बहुत अच्छे से एलैबोरेटली ले ली और आपको पसंद आई होगी। आपको अगर ये रिवीजन अच्छी लगी होगी तो एक काम जरूर आपको करना है, लाइक करना और अपनी कमेंट्स जरूर देना है। ठीक है, चलो यहाँ पे